Hello everyone, I welcome you all to Success Point। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही होने वाला है, ठीक है। जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है लाइफ प्रोसेस, यानी कि हम लाइफ मतलब हमें जो जीना है, हम जो जीते हैं उसे कहते हैं लाइफ, और प्रोसेस मतलब कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो जीने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 एक्टिविटीज़ आती हैं। पहले तो वो न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या होता है। दूसरा वो क्या करता है, रेस्पिरेशन। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक एक करके सब देखेंगे। लास्ट में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट अपने आप को जिंदा रखने के लिए कौन कौन से प्रोसेस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मतलब पूरे चैप्टर कवर करेंगे यार। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन पढ़नी है, ठीक है। अगर मतलब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप एंड मोमेंट पे चैप्टर को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, काफी बेनिफिट होगा। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ये बच्चा कहाँ से रोया? अच्छा, नहीं पढ़ा रहा, चुप। तो चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। फिर से रोने लगा। अच्छा, नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा दूं अब ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या? पहला टॉपिक, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम जो इतनी देर से कह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस मतलब कि जो हम जीने के लिए जो हमारे शरीर जो एक्टिविटीज करता है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमें ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो हमारी बेसिकली 4 तरह की एक्टिविटी होती हैं। कितनी तरह की? 4 तरीके की, जो हमारा शरीर करता है हमको जिंदा रखने के लिए। कौन कौन सी? पहली, न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी की सारी, उसके बाद हम एक एक को आराम से पढ़ लेंगे। न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी अगर आपको कोई भी टर्म का मतलब, कोई भी शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है रेस्पिरेशन। अब कई बच्चे बायोलॉजी से डरते हैं कि इसमें तो रटने की चीज होती है, तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा, क्यों पता है क्या होता है बेसिकली बायोलॉजी में? कोई कहानी के रूप में बता ही नहीं पाता, इसलिए बच्चों को बायोलॉजी टफ लगती है और रटने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कहानी के रूप में देखेंगे, पूरा मजा आएगा बिल्कुल। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या होता है यार? रेस्पिरेशन की स्पेलिंग सही है ना? हाँ। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और चौथा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की स्पेलिंग क्या होती है यार? ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 4 प्रोसेस हैं जिनसे हम जीते हैं, ठीक है। मतलब इसके अलावा भी लाखों प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिनसे हम जीते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन होते हैं वो ये 4 होते हैं। मतलब कि इनको अगर मैं इसमें से एक भी हटा दूं, अगर मैंने रेस्पिरेशन हटा दिया, मेरा शरीर अगर रेस्पिरेशन नहीं कर रहा तो जी नहीं पाएंगे। कैसे जी सकते हैं? नहीं जी सकते, ठीक है। तो ये 4 हैं। अब इनको हम एक एक करके पहले डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना न्यूट्रिशन, ठीक है। करें शुरू? अब नहीं रोया, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है ऑब्टेनिंग द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि जैसे मैं हूं, ठीक है, जैसे हम है, मतलब तो हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए जीने के लिए, ठीक है। वो एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से। अब खाना कैसे? हम खाते हैं खाना, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। देखो, ऑब्टेनिंग द फूड यानी कि खाना को खाना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? जब हम खाने को खाते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अब न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एग्जांपल प्लांट। अब देखो, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
वो अगर किसी और पे डिपेंड नहीं है खाना खाने के लिए तो वो कैसा हुआ, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि प्लांट्स। जैसे कि अगर पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब खत्म हो जाए, केवल प्लांट बचे, तो प्लांट फिर भी जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। और अगर प्लांट्स ना हो तो हम नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स पे डिपेंड है। तो जैसे प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं है तो इन्हें हम कहेंगे, ये करते हैं अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल प्लांट, ठीक है। प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं? एक प्रोसेस को थ्रू, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब कि कुछ लाइट वाइट यूज करके ये अपना खाना बनाते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मेनली यही है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, कि जो अपना खाना खुद बनाए, जो किसी पे डिपेंड ना हो खाना खाने के लिए, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे ऑटोट्रॉफिक का उल्टा, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जैसे कि हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। अब कोई नॉन वेज हुआ तो वो किसी और चीज पे डिपेंड होगा, ठीक है। हम मेनली प्लांट्स पे डिपेंड है अपना खाना खाने के लिए। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, जाहिर सी बात है भाई, खाना कहां से मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम प्लांट्स पे डिपेंड है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा तो वो होगा हेटेरोट्रॉफ। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं शेर की, अब शेर किसको खाता है? डियर को, ठीक है। अब अगर डियर सारे खत्म हो जाए तो शेर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने नहीं, हाँ कुछ और खा सकते हैं, लेकिन मतलब अगर उनका जो जिसको वो खाते हैं वो ही खत्म कर दिया जाए तो वो कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए शेर भी क्या हुए? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हम भी क्या हुए? हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं बताता हूं आपको क्या क्या होता है ये। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसे अंदर ही अंदर पचा लेता है, यानी कि डाइजेस्ट कर लेता है, और मतलब जो भी प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो अंदर ही अंदर हो जाता है, उसे हम कहते हैं होलोजोइक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा तो नहीं है कि हमने खाना खाया और वो बाहर डाइजेस्ट हो रहा है फिर वापस अंदर जा रहा है। हमने जो खाया वो अंदर ही सब कुछ हो रहा है काम, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं होलोजोइक। एग्जांपल एक एक याद रख लो। ह्यूमन। दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक कौन होते हैं? सैप्रोफाइटिक फॉर एग्जांपल फंगी। अब फंगी जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा फंगस, फंगाई, ठीक है। फंगी नहीं कहना, फंगाई होता है। जैसे ये मेरा फंगाई है, अब देखो इसके पास अगर कोई भी मरी हुई चीज पड़ी हुई होगी तो वो इसे खा लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे आपने देखा होगा, अब कोई चूहा मान लो रास्ते में पड़ा है मरा हुआ, ठीक है, तो उस पर कई कुत्ते आके लग जाते हैं, उसे खाने लगते हैं, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? सैप्रोफाइटिक। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म को, डेड एंड डीकेइंग मैटर को खाता है, उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा मशरूम भी कह सकते हैं हम। कहाँ बनाऊं मशरूम? ये रहा मेरा मशरूम, ठीक है, ठीक है। पेड़ जैसा लग रहा है पर ये मशरूम है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी डेड एंड डिकिंग मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जिसको ये खा सकते हैं, कोई मरी हुई चीज, ये क्या करेगा? ये इसको धीरे धीरे अपने अंदर ले लेगा और खा लेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके। चलिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाता है, फॉर एग्जांपल जो कुछ लोगों के सर में जूं होती हैं, ठीक है, मेरे सर में नहीं है, जो जूं होती है सर में, वो क्या करती है? वो आपके सर में रहती है और वहां से खाना खाती रहती है, ठीक है। तो वो जो जू हुई वो कौन सा न्यूट्रिशन दिखा रही है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कसकटा। कसकटा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ऐसे लिपट जाता है और फिर वहां से अपना फूड को ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब मैंने जैसे जू का एग्जाम्पल दिया, ये है कोई इंसान, ये इंसान लग रहा है, एलियन ज्यादा लग रहा है, ये कैसा इंसान है? ठीक है, ये सर है, ये गर्दन है, ठीक है, एक तरह से समझ लो। अब ये रहे मेरे बाल उसके। अब मान लो यहाँ पे जू है, ये रही जू, ठीक है। अब ये जू क्या करेगी? इसके सर में से न्यूट्रिशन खींचेगी अपने लिए, इसलिए तो कहते हैं जू नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा न्यूट्रिशन खींचती हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिशन खींचेगी और खा लेगी उसको, तो वो क्या हुआ? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखो जैसे ये जू हमारे ऊपर है ना, जू हमारे ऊपर है, मतलब मेरे ऊपर नहीं, जिसके ऊपर भी हो, ठीक है, जिसके ऊपर वो जू है उसको हम कहेंगे होस्ट, ठीक है। जिसके ऊपर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जाके चिपक जाता है अपना खाना लेने के लिए, उसको हम कहेंगे, जैसे जू यहाँ पे आके इंसान के ऊपर चिपक गई तो हम इंसान को कहेंगे, उस इंसान को कहेंगे हम ये होस्ट है जू का, ठीक है, ये जू को खाना प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। होलोजोइक मतलब सारी जो डाइजेशन जो भी प्रोसेस है खाने का वो अंदर ही अंदर हो। सैप्रोफाइटिक मतलब कि जो भी हम खाना जो खाते हैं, जो लोग वो जैसे फंगाई है, फंगाई जो खाना खाता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाए, यानी कि मरी हुई चीजों से खाए, उसको हम कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल मशरूम, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। पैरासाइटिक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जाके किसी और ऑर्गेनिज्म पे चिपक जाए, ठीक है, और वहां से फूड ऑब्टेन करे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सर में जू रहती है, ठीक है, मेरे सर में नहीं है।
और ये एग्जांपल इसके कसकटा हो गए। मैंने आपको तीनों के एक एग्जांपल बता दिया। देखो ये आपको नोट्स भी मिल रहा है, आप नोट्स बनाते चलना यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं वही चीजें लिखूंगा जो मेरे को लगता है कि हाँ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछ लेंगे तो आप ये लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो क्या कहाँ मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो जो जो चीज पूछी जाती है वो मैं यहाँ पे लिखने की पूरी कोशिश करूंगा और बताऊंगा तो मैं सारी चीज। अब देखो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़ा हमने अभी, ठीक है। देखो हमने इनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, 3 प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो पढ़े फोटोसिंथेसिस के बारे में। यहां मैंने आपको पूरा बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको हेटरोट्रॉफिक के 3 प्रकार बताए, उन 3 प्रकारों का मतलब बताया, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक का इनका एग्जाम्पल बताया, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल बताए। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्लांट्स, मतलब ऑटोट्रॉफिक का मतलब नहीं, ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल होता है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स अपना जो खाना है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस को समझने वाले हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे ये खाना बना लेते हैं। अब देखो आप कहोगे कि हम भी तो अपना खाना बना के खाते हैं। तो भाई हम अपना खाना नहीं बनाते, जो खाने में हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, वो तो हम नहीं बनाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई हमारी जो खाना है, फॉर एग्जांपल भिंडी है, तो उस भिंडी को हमने थोड़ा बनाया, जो हम रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के लाते हैं उस भिंडी को हमने थोड़ा बनाया है, ठीक है। वो तो हम डिपेंड हुए ना उस भिंडी पे खाने के लिए, हमने तो भिंडी को मॉडिफाई करके खा लिया, ठीक है। तो वो जो भिंडी है उसे हम कभी नहीं बना पाएंगे, वो अपने आप ही बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या हुए, डिपेंड हुए प्लांट्स पर, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में। चले फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब बच्चों अपना छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। न्यूट्रिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने न्यूट्रिशन में 2 तरह के न्यूट्रिशन देखे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में एक एग्जांपल आया था प्लांट्स का, और प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारी फॉर्मेलिटी है, और जो मेन बात मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे कहानी होती है, कैसे कैसे वो क्या क्या करते हैं जिनसे वो खाना बनाते हैं, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस की आपको डेफिनेशन पूछे तो मैंने यहाँ पे आपके लिख रखी है, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एटसेट्रा, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम मेनली कहेंगे फोटोसिंथेसिस। और वो क्या किस किस चीज का यूज करते हैं, तो देखो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या होते हैं जो वो यूज करते हैं प्लांट्स, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहां से लेते हैं, हवा से, और पानी कहां से लेते हैं, सॉइल से, ठीक है। समझ में इतनी बात? ओके, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी फोटोसिंथेसिस की, मैंने आपको रॉ मटेरियल्स बता दिए जो लगते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लांट है जिसको खाना बनाना है, तो बाहर कौन होगा, यहाँ पे दूर होंगे सूरज अंकल, ठीक है। सूरज अंकल है, ये सूरज अंकल क्या फेंकेंगे इनके ऊपर, सनलाइट, ये आ गई सनलाइट, ठीक है, सनलाइट आ गई। अब देखो क्या होगा, इनकी जो पत्तियां होती हैं ना प्लांट्स की, वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक केमिकल लगा हुआ होता है, केमिकल होता है उनके अंदर जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो ये सनलाइट आई ना उसे ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। जो ये सनलाइट आई उसे कर लिया ट्रैप पत्तियों ने। पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, अब पहले हुआ ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। देखो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। पहला क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। किसने करा एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ने, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट था, लीफ में। अब मैंने जो लाइट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब मैं लाइट को यूज करके क्या करूंगा, ठीक है। अब ये लेंगे, मैंने आपको क्या बताया, रॉ मटेरियल। अब हवा में ये CO2 होगी, CO2 होगी उसे लेंगे, ये रही CO2 बहुत सारी, ठीक है। नीचे होगा पानी सॉयल में, उसे लेंगे, ठीक है। पानी को इन्होंने लिया और CO2 को इन्होंने लिया। अब देखो पानी का क्या करेंगे, ये जो इन्होंने सनलाइट ट्रैप की है, ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि जो सनलाइट होती है, ठीक है, वो पानी को ब्रेक कर देती है। अगर मैं H2O को सनलाइट से ब्रेक करना चाहूं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, H2 और O2 में, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो सनलाइट से मैं पानी को H2 और O2 में ब्रेक कर सकता हूं। तो यही इनका दूसरा स्टेप होता है, ये जो पानी को लेते हैं और उसको इसमें ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि यही होता है इसका मतलब कि जो लाइट एनर्जी आई उसको हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उसको यूज करके ये दोनों चीजें बना दी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दिया कि इन्होंने H2 को यूज करके ये दोनों चीजें बनाई सनलाइट से। अब क्या होगा, अब मेरे पास हाइड्रोजन आ गई अवेलेबल, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास CO2 है हवा से। अब क्या करेंगे ये, अब ये CO2 को लेंगे, ठीक है, उसमें इन्होंने जो नीचे से पानी लिया है वो भी ले लेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि पानी को तो इन्होंने तोड़ रखा है, ठीक है, तो ये तो टूटा हुआ है,
H2 और O2 में। अब H2 जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी कि CO2 का हो जाएगा रिडक्शन। आपने क्लास 10th के ही पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, केमिस्ट्री के। तो रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजन जाके इसमें ऐड हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग सा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। हाँ, जब हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H12O6 प्लस जो ऑक्सीजन बाहर निकल गई O2 और प्लस थोड़ा सा पानी भी है बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। पानी कैसे बाहर निकाल देते हैं, अब जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उसको ऊपर आप अगर पन्नी ढक दोगे ना, तो आप रात में पन्नी ढकना और सुबह, रात में नहीं, दिन में पन्नी ढकना और 1-2 दिन बाद आके देखना, उस पर पन्नी के अंदर जो है पानी की ड्रॉपलेट्स जम जाएंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी रिलीज कर देते हैं प्लांट्स। इस पानी को मैं इधर रख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो मैंने आपको बताया पहला प्रोसेस क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब करी। दूसरा प्रोसेस, लाइट को यूज करके पानी को तोड़ दिया H2 में और O2 में। तीसरा प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया तो ये बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज कह लो। यानी कि ये क्या है, ये है खाना, किसका, प्लांट्स का। इन्होंने देखो अपना खाना बना लिया। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लगाएंगे, यहाँ पे भी 6 लगाएंगे, यहाँ पे 12 लगाते हैं, ये 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ठीक है। या इक्वेशन आपको याद रखनी है, 6CO2 + 12H2O गिविंग C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इसको यूज करके इन्होंने खाना बनाया। मेन काम की चीज ये है। अब देखो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं, इसलिए बैलेंसिंग ऑफ नेचर चलता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर कोई नोट नहीं करना चाहता है तो इसके जो हैंड रिटन ये जो वाले जो नोट्स हैं, इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहां से जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके एक ऑन टिप्स नोट्स आते हैं, वो भी मिल जाएंगे, मतलब कि बहुत कंसाइज नोट्स, ठीक है, जिनको आप लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर का माइंड मैप आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और इसके हैंड रिटन नोट्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलें फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ। हो गया फोटोसिंथेसिस पूरा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब थोड़ा सा बच्चों स्टोमाटा के बारे में देख लेते हैं। स्टोमाटा क्या होता है, कहाँ होता है, क्या काम है इसका, ठीक है। स्टोमाटा, देखो स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा प्रेजेंट होता है लीव्स में। लीव्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लीव बनाऊं, ठीक है, ये मेरी कोई लीफ है, ये मेरी लीफ है, ठीक है। अब लीफ के नीचे, भाई देखो एक लीफ होता है ना, आपको भी लीफ को लेना, लीफ को देखना, एक तो होता है स्मूथ वाला सरफेस, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ होता है थोड़ा रफ वाला सरफेस। तो जो नीचे की तरफ रफ वाला सरफेस होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये मैं इसको नीचे से देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, समझ गए कैसा है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे लीफ पे, लीफ में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। उन होल्स से क्या करते हैं, उन होल से प्लांट्स अपने पानी को लूज करते हैं, ठीक है। इन होल, एक सेकेंड, ये जो होल्स है ना, उसके थ्रू जो इनके पानी होता है फालतू का, उसे ये बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होना होता है फेंक देते हैं, ठीक है। ये जैसे स्टोमाटा है। अब इसको मैं जूम करके दिखाऊं, एकदम जूम्ड इन वर्जन, तो वो ये रहा। देखो ये आपके एनसीईआरटी में है, इसके साइड में है गार्ड सेल्स, ठीक है, जो ये ऐसे है ना कुछ, ये है हमारा स्टोमाटा, और इसमें के साइड में होते हैं ऐसे गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जब भी हमें जरूरत होगी स्टोमाटा को, जब भी हमें एक्सपैंड करना होगा, मतलब फुलाना होगा, कुछ चीज़ फेंकनी होगी, तो ये गार्ड सेल्स इसको खोल देंगे स्टोमाटा को। और जब भी हमें स्टोमाटा को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि नहीं बस अब तू कुछ नहीं फेंकेगा, तो ये इसको बंद कर देंगे, ठीक है। यही गार्ड सेल्स का काम है। और ये है हमारा स्टोमाटा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बस आपको इतना याद रखना है कि स्टोमाटा लीफ के नीचे कुछ होल्स होते हैं जिनसे प्लांट अपना पानी या फिर कोई भी अपना रेस्पिरेशन कुछ भी लूज या फिर गेन कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो बच्चों, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रिशन में ही। हमने अभी देखा, पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स बताए, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। फिर हमने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, न्यूट्रिशन इन
अमीबा, इसको अमीबा कहते हैं, अमोइबा नहीं कहते, ठीक है। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक मतलब ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी किसी भी शेप में बन जाता है। फॉर एग्जांपल वो इस शेप में भी रह सकता है, 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 वो किसी भी शेप में रह सकता है, ठीक है। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम देखेंगे कि ये अपना खाना कैसे लेता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा अमीबा, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में कुछ ऐसा टाइप का होता है और ये है मेरा अमीबा, ये इस शेप में है। इसको दिखाई दिया बीच में, ये अमीबा है, ये लिविंग है, ऐसा नहीं कुछ चीज़ है ये। यहाँ पे इसको दिखाई दिया एक फूड पार्टिकल यानी कि खाना, ठीक है। ये रहा हमारा फूड पार्टिकल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी फूड पार्टिकल। अब ये क्या करेगा? अब ये अपना मुंह ऐसे फुलाएगा उसकी तरफ, कैसे? देखो ऐसे, सॉरी, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे ये फूड पार्टिकल को ऐसे मुंह फुला के, ये रहा हमारा फूड पार्टिकल, जो ये था ना ये यही है। अब देखो ये रहा हमारा कुछ ऐसे। अब जो इसका जो ये निकले हैं दो मुंह से ऐसे, इसको हम कहेंगे, जो ये ऐसे है ना, ये ऐसे, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्वेश्चन जनरली इससे पूछता नहीं है, बट फिर भी छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने बता रहा हूं। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें मेनली ड्राइंग ही आती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां बनाता हूं ऐसे, ये क्या करेगा उसके बाद, ये कुछ, ठीक है। ये रहा खाना हमारा, इसको अंदर तक लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो ये होल धीरे धीरे छोटा होकर खाने को अंदर ले लेगा, ये कुछ ऐसे ही है तो हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा फूड पार्टिकल अंदर, ठीक है। देखो फूड पार्टिकल इसने अंदर ले लिया, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे अंदर लिया, ठीक है। पहले ऐसा था, इसे फूड पार्टिकल दिखा, इसने अपने दो प्रोजेक्शन निकाले, ठीक है, जिसको हम कहेंगे सूडोपोडिया। उसके बाद खाना इसने धीरे धीरे अंदर ले लिया और फिर ये इसको डाइजेस्ट अंदर ही कर देगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। समझना इतनी बात न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरी 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 की पावर इंफिनिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ह्यूमन न्यूट्रिशन। चले फिर, ओके, इतना नोट कर सकते हैं आप। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब कि कोई भी हम एनिमल कह सकते हैं, जैसे कि उसमें कुत्ता भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई भी मतलब समझ रहे हो कैसे, ठीक है। प्लांट्स नहीं होना चाहिए। तो वो 5 प्रोसेस से होता है, ठीक है। उसमें हम भी आते हैं, मेनली हम अपने आप को पढ़ेंगे हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मेनली 5 तरीके से होता है। देखो इंजेशन, इंजेशन मतलब कि खाना को हम जो खाते हैं उसको कहेंगे हम इंजेशन, ठीक है, खाना अंदर जाता है। दूसरी चीज डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ये 5 स्टेप हैं। इंजेशन मतलब कि खाना खाना, खाने को खाना मतलब कि एक तरह से जब हम खाना खाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी हम पहले इंजेशन मैंने आपको बता दिया, अब हम डाइजेशन पढ़ते हैं, फिर इसको मैं वहां शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है। वहां शिफ्ट करके फिर एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। करूं मैं इसको वहां शिफ्ट कर दूं और पढ़ने चलते हैं फिर डाइजेशन। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी डाइजेशन, ठीक है। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हम पढ़ेंगे डाइजेशन। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, हाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ये हम पढ़ेंगे डाइजेशन, ठीक है। ये कौन सा मार्कर उठा लिया मैंने, चलो हम इसे पढ़ेंगे डाइजेशन। इंजेशन मैंने आपको बता दिया, जो हम खाने को खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं इंजेशन। उस खाने को जब हम पचाते हैं उसको कहते हैं डाइजेशन। अभी हम देखो डाइजेशन ना वैसे बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो इसलिए बच्चे इससे डरते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहानी के रूप में बताएंगे। पहले हम खाने को यहाँ से लेंगे और नीचे तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे खाने के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले जब हम खाने को खाते हैं, ठीक है, तो खाना ये रहा, खाना मुंह में गया, ये रहा खाना और ये मुंह में गया ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये मुंह में जाएगा तो हमारे जो मुंह में वो होता है, क्या होता है, एक ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, और वो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। देखो डाइजेशन मेनली प्रोसेस में होता क्या है, डाइजेशन में होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं उसको हम सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। मतलब खाने को तोड़ना है, कौन कौन सा कितना आ रहा है यहाँ पे, चलिए, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ना है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक हमें फैट तोड़ना है और एक हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन्हें तोड़ना है, ठीक है। अब देखो
क्या होगा? सबसे पहले जो खाना है वो मुंह में गया, ठीक है, मुंह में कौन सा है? अब पता है इनको तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स हमें मिलते हैं इन ऑर्गन्स में, जो हम अभी देखेंगे। मेरी ड्राइंग इतनी खास अच्छी है नहीं, बट फिर भी मेरे को लगता है समझ आ जाना चाहिए क्या 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 है, ठीक है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले जब खाना मुंह में जाएगा तो वहां उसको एक एंजाइम मिलेगा सलाइवरी अमाइलेस। वो क्या करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको किस में तोड़ेगा? इसको तोड़ेगा वो ग्लूकोज में, या कह लो माल्टोज शुगर, वैसे ग्लूकोज ही रहने दो, ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स टूट गया ग्लूकोज में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ग्लूकोज में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ग्लूकोज में टूटता है। फैट जो होता है हमारे वो फैटी एसिड में टूटते हैं, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में टूटते हैं, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको बता दिया भाई। माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो रिलीज करता है एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स चीज है और ग्लूकोज उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो ये उसका पचा देता है, ठीक है। अब देखो खाना मुंह में हो गया खत्म। अब खाना यहाँ आएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस में क्या बोलते हैं, बहुत सारी सी शेप्ड रिंग होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल खाना नीचे जाता है। अब खाना नीचे कैसे जाता है? ठीक है, जैसे हम लेट के खाते हैं कभी कभार, मतलब खाना नीचे है वैसे तो, पर कोई अगर लेट के खाए तो भाई उसका खाना तो वहीं ईसोफेगस में रखा रह जाना चाहिए, भाई वो ऐसे लेटा है, ठीक है, ये ऐसे लेटा है, ये रहा ईसोफेगस, इसी में रखा रह जाएगा, वो खाना नीचे तक जाएगा ही नहीं। तो इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, यह थोड़ा सा कचड़ा हो गया है, माफी चाहता हूँ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये क्या करता है? देखो यहाँ से खाना खाया तो वो उसको ईसोफेगस धक्का मार के आगे ले जाएगा, ठीक है, धक्का मार के, चाहे वो इंसान उल्टा भी लेटा हो ना, फिर भी ईसोफेगस उसको धक्का मार के खाने को ऊपर ले जाएगा, समझे हो? समझ लो, अगर इंसान को मैं उल्टा कर दूं फिर भी वो खाना खाए, तो ऐसा नहीं कि खाना खा के वो बाहर आ जाएगा, ये ईसोफेगस उसे अंदर तक जबरदस्ती एक मूवमेंट से लेके जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ईसोफेगस का बस यही काम है कि खाने को अंदर तक लेके जाता है। फिर ये आती है मेन चीज, स्टोमक। अब देखो स्टोमक देखते हैं। स्टोमक में खाना मेनली डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है? स्टोमक 3 एंजाइम रिलीज करता है, HCl। HCl मतलब हाँ भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या काम है भाई? एसिड है तो कोई भी जर्म्स होगा उसको मार देगा, किलिंग जर्म्स। जर्म्स होंगे ना खाने में, उसको मारेगा ये, किलिंग जर्म्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑर्गन का नाम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं उसके एंजाइम्स का नाम लिखा है, और यहाँ पे मैं उनकी फंक्शनिंग लिखूंगा, यानी कि वो क्या काम करते हैं। पहला तो ये है किलिंग जर्म्स, ठीक है। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है भाई, HCl अगर पेट में जाएगा तो पेट को जला के रख देगा, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है? वो HCl को बचाता है, हमारे पेट को बचाता है HCl से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है, फ्रॉम HCl लिख लेना आप, फ्रॉम HCl। आ रहा है इतना? एक बार देख लेता हूं मैं, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखो पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन उसको करता है, प्रोटीन को बना देता है, प्रोटीन को करता है वो डाइजेस्ट, किसमें? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट करता है। अब देखो जो पेप्सिन होता है ना वो तभी काम करेगा जब खाना कुछ एसिडिक सा होगा, तो ये क्या करेगा? इसका एक और काम है HCl का, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन, ठीक है, एक्टिवेट्स पेप्सिन। अब देखो HCl के 2 काम हो गए, एक तो जर्म्स को मारेगा, ठीक है, अगर HCl नहीं हुआ तो पेप्सिन भी अपना काम नहीं करेगा। पेप्सिन कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब HCl होगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो HCl क्या करता है? एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। और म्यूकस क्या करता है? हमारे पेट को बचाता है HCl से, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो अब हो गया, पेट का काम हमने देख लिया। अब देखो उसके बाद पेट में खाना आया, उसके बाद पेट से होके यहाँ गया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है? ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस। तो बच्चों यहाँ पे पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। कौन कौन से पैनक्रियाटिक जूसेस? एक तो लाइपेस और एक ट्रिप्सिन, ठीक है। अब देखो हमने देखा पहले यहाँ से आया खाना और पेट में गया, पेट से आया यहाँ पे इसे मिला, पैनक्रियाज ने सिक्रीट किए 2 जूस, लाइपेस और ट्रिप्सिन। लाइपेस क्या करता है? लाइपेस शब्द आया है लिपिड से, और लिपिड होता है फैट, तो लाइपेस क्या करेगा? फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। फैट को इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है। ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जैसे यहाँ पे पेप्सिन है ना, वैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन, प्रोटीन को वैसे डाइजेस्ट कर दिया है इसने, पेप्सिन ने, कहाँ पे? पेट में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रोटीन बच जाता है, तो उस रेस्ट प्रोटीन को ये फिर से डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को किसमें? अमाइनो एसिड्स में। या यहाँ पे मेरे पास अगर स्मार्ट बोर्ड होता ना तो बहुत बढ़िया से समझाता। यहाँ पे इसे बनाने में दिक्कत, ड्राइंग वैसी मेरी बहुत ख़राब है, और इसे पूरा लिखने में दिक्कत। देखो कोई भी स्पेस खराब नहीं हो रहा, ठीक है। और स्मार्ट बोर्ड कब आएगा? जब आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो देखो पैनक्रियास क्या करेगा? दो जूस सिक्रीट करेगा, पहला है लाइपेस और दूसरा है ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेस क्या करेगा? फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में, और ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। चलिए अब देखो, किसी को अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसका जो वो है फोटो का डायग्राम, वो फोटो इसका, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? पहले लार्ज इंटेस्टाइन से पहले हमने माउथ समझा, ठीक है। अब देखो खाना पेट से होके यहाँ पर आया, यहाँ पर अब लिवर का क्या काम है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। देखो जब ये यहाँ पे आया ना, यहाँ पे खाना, ये यहाँ पे, तो देखो इसको तीन चीज़ें मिली। एक तो लिवर, इसने पैनक्रियाज ने भी अपने पैनक्रियाटिक जूसेस फेंके, और एक लिवर ने भी इसके ऊपर फेंके, ठीक है। लिवर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो बाइल जूस और एक बाइल सॉल्ट, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है सब। बाइल जूस क्या करता है? जो खाना होता है उसको बेसिक कर देता है, ठीक है। मेक फूड बेसिक, यानी कि जैसे एसिड बेस वाला है, बेसिक, ठीक है। यार यहाँ पे बहुत कचरा हो रहा है, पता है मेरे को, बट कोई बात नहीं, हमें तो समझना है बेसिकली। अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा ना तो पूरा 1 मिनट में आ जाएगा। और बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये तोड़ता है फैट को इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अभी बताऊंगा मतलब, रुक जाओ 1 सेकेंड। स्मॉल ग्लोब्यूल्स, फैट क्या? बाइल देखो इसने दो सिक्रीट करे, एक तो बाइल जूस और एक बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करेगा? वो फूड को एसिडिक नहीं बेसिक कर देगा। अब देखो यहाँ तक तो फूड एसिडिक था, HCl तक, पेट तक, उसके बाद यहाँ पे आके बेसिक हो जाएगा। क्यों? ताकि बाइल सॉल्ट अपना काम कर सके। अब देखो ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा? जैसे मेरे पास जब यहाँ पे खाना आया ना तो इसमें बहुत बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बाइल सॉल्ट क्या करेगा? इन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा ऐसे, ठीक है। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा यहाँ पर जो लाइपेस है ना, देखो जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, बाइल सॉल्ट ने इसको तोड़ दिया छोटे छोटे इसमें, तो जो लाइपेस है, जो यहाँ से पैनक्रियास से आया है लाइपेस, उसको आसानी होगी फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। अब देखो हमने लीवर का समझ लिया, हमने समझ लिया माउथ का, हमने समझ लिया ईसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियास। अब देखो यहाँ पे हो गया इनका काम, हमने समझ लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। अब खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम हुआ? देखो यहाँ देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ये है ना, ये एक कॉयल सी होती है, बहुत लंबी कॉयल सी, ठीक है, बहुत लंबी होती है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक बहुत लंबी, लगभग 6 से 7 फीट लंबी, ठीक है, इतनी लंबी कॉयल होती है ये, 6 से 7 मीटर लंबी, ठीक है। जो क्या करती है, जैसे इसके अंदर ना, इस कॉयल के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये यहां से सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इनको हम कहते हैं विलाय, ठीक है। अब देखो यहां से खाना जाएगा, जैसे ये कॉयल मैंने इसको सीधी करके यहाँ पे ऐसे बना दिया, ऐसे घूम घूम के इसमें है, ठीक है। यहां से खाना जाएगा ऐसे, तो ये क्या करेगा? ये जितने भी खाने में जो इसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं जो बच गए, ठीक है, उन्हें कर देगा एब्जॉर्ब, और बाकी जो खराब कुछ बचेगा भाई खाने में से, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, उन्हें इसने कर लिया एब्जॉर्ब, ठीक है। विलाय ने सरफेस एरिया को बढ़ाया और स्मॉल इंटेस्टाइन ने उन्हें कर लिया एब्जॉर्ब, ठीक है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाएगा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा वेस्ट, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? ये करेगा उस वेस्ट में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, अभी रिवाइज कराऊंगा सब समझ में आएगा, रुको। एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखो फिर खाना पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे होते होते
फिर यहाँ से खाना एनस के थ्रू निकल जाएगा। ये हो गया डाइजेशन कंप्लीट। अब एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। पहले हमने खाना मुंह से खाया, ठीक है। मुंह में कौन कौन से थे? मुंह में एंजाइम था सलिवरी अमाइलेस। सलिवरी अमाइलेस ने क्या करा? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा हो गया। बचा क्या? फैट्स और प्रोटीन। अब देखो खाना आया ईसोफेगस में। ईसोफेगस का क्या काम है? ईसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाने को अंदर तक लेके जाएगा, इसमें डाइजेशन कोई भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद खाना जाएगा पेट में। पेट जो सिक्रीट करता है वो 3 जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है। इनको हम गैस्ट्रिक जूसेस भी कहते हैं। पहला है HCl। HCl का क्या काम है? तो वही वो एसिड है, तो जर्म्स को मार देगा। दूसरा है हमारा इट एक्टिवेट पेप्सिन। ये इसके 2 काम है कि पेप्सिन कहता है कि मैं काम तभी करूंगा जब HCl होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? उसको एक्टिवेट पेप्सिन। फिर म्यूकस, दूसरा म्यूकस का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम HCl। भाई HCl हमारे स्टोमक को जला देगा, उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोटीन जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो देखो प्रोटीन भी हो गए, ठीक है। अब आते हैं उससे स्टोमक से, ये यहाँ पे आया। देखो यहाँ पे जैसे ही खाना आएगा इसको पैनक्रियाज भी अपने वो देगा, एंजाइम्स, और लिवर भी देगा, ठीक है। पैनक्रियाज कौन कौन से देगा? एक तो लाइपेस और एक ट्रिप्सिन, ठीक है। और इसमें लिवर कौन कौन सा देगा? एक बाइल जूस और एक बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस खाने को बेसिक कर देता है, ठीक है, खाने को बेसिक कर देता है। बेसिक यानी कि जो एसिड बेस होता है ना, वो वाला बेसिक, ताकि ये जो बाकी ये जो है ना लाइपेस ट्रिप्सिन, ये तभी काम करते हैं जब खाना बेसिक हो, ठीक है। और बाइल सॉल्ट रिलीज करता है, 2 जूस रिलीज करता है, एक तो बाइल जूस और एक बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो हमारे पास बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये काम हो गया बाइल सॉल्ट का। फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर पैनक्रियास का काम है भाई लाइपेस, ये 2 पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, एक लाइपेस और एक ट्रिप्सिन। लाइपेस क्या करता है? लाइपेस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। भाई लाइपेस मतलब लिपिड मतलब फैट, तो फैट को फैटी एसिड में, लो भाई फैट भी हो गए, ठीक है। अब देखो ट्रिप्सिन क्या होता है? अब जैसे हमने प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट करा था ना पेट में पेप्सिन से, तो प्रोटीन में थोड़ा सा जो प्रोटीन रहता है वो बच जाता है बिना डाइजेस्ट हुआ, तो ये बाकी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। अब देखो खाना यहाँ से निकला और स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी कॉइल होती है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं विलाय। विलाय क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब खाना यहाँ पे आया ऐसे, ठीक है, खाना यहाँ से जा रहा है। अब जो उसमें खाने में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, ये सब डाइजेस्ट हो गया। उनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचा वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अभी वो बिल्कुल वेस्ट नहीं बन गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस वेस्ट में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ से होते हुए फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बता दी, ठीक है। हमने ये तीनों को डाइजेस्ट कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में। तो हमने अब डाइजेशन भी देख लिया, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन यहीं पे देख लो। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो जहाँ पे जो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे जो ये हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जब मैंने आपको कहा कि ये एब्जॉर्ब करता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, तो यार यही तो एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन भी हो गया। लो भाई एब्जॉर्ब, इसने क्या करा? स्मॉल इंटेस्टाइन ने इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब किया तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब देखो हमने इंजेक्शन देख लिया, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन होता है ना इंसान में, उनके स्टेप्स हैं। इंजेक्शन देख लिया, खाने को खाना। डाइजेशन देख लिया, इतनी बड़ी बात हमने डाइजेशन में देखी। एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को जो हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना। काम कौन करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। चौथा काम क्या होता है? चौथा काम होता है एसिमिलेशन, और 5वां होता है इजेक्शन। इन दोनों को भी हम देखेंगे, ठीक है। ये 3 हमने देख लिए, ये 3 हमने देख लिए, इन दोनों को भी हम देखेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब कि जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं, उन्हें यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये होता है एसिमिलेशन, ठीक है। तो मैंने आपको डाइजेशन की कहानी बता दी। डाइजेशन हो गया पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बहुत कचरा हो रखा है, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग यार थोड़ी सी अजीब सी ही है। चले फिर एसिमिलेशन के ऊपर, चले फिर, ओके। तो बच्चों हमने ये 3 चीजें देख ली। एक तो इंजेक्शन यानी कि खाना खाना, डाइजेशन जो हमने अभी पूरी इतनी बड़ी कहानी देखी थी वो थी डाइजेशन, और एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था
हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो विलाई रहते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, वो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि सरफेस एरिया को बढ़ा के जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखो एसिमिलेशन मतलब जो हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं उनको एनर्जी मतलब उसको यूज कैसे करें, ठीक है, वो होता है एसिमिलेशन। तो वो हम देखेंगे। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब कन्वर्टिंग फूड टू एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। हमने खाना खा तो लिया लेकिन अभी हमें एनर्जी चाहिए जीने के लिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, जब हम खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है। पहला, ये डेफिनेशन ना ऐसे याद करके जाया करो, मतलब अगर तुम वहां पे एग्जाम में लिख दो ना 1 नंबर में डेफिनेशन, तो टीचर हक्का बक्का रह जाए, भाई ये क्या लिख दिया इसने, मार्क्स काट ही नहीं सकते। जैसे कि रेस्पिरेशन को 4 से 5 वर्ड लिखने हैं, अब टीचर 1 नंबर में हो चाहे 2 नंबर में हो, रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन है, ठीक है। कन्वर्टिंग ऑफ फूड टू एनर्जी। हाँ अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप वो ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं, अभी हम देखेंगे। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब मेरे को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने सांस लिया, मेरे को ऑक्सीजन मिली, ठीक है, तो अभी मेरे अंदर हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं सांस नहीं लेता हूं थोड़ी देर, आप 1-2 मिनट तक, 1-2 मिनट नहीं, कम से कम 50 सेकंड तक तो रुक ही सकता है एक इंसान सांस बिना लिए, ठीक है। तो जब आपको नहीं मिलती ऑक्सीजन तो आपका हो जाता है अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहले एरोबिक को पढ़ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। 1 सेकेंड, एरोबिक को पढ़ते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, फिर एनारोबिक को देखेंगे। हमें मेनली क्या करना है, हमें मेनली फूड जो हमने खाया है उसको एनर्जी बनाना है, वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हमारा पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, जल्दी से। देखो मैंने जब पहले बताया था ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, उसमें न्यूट्रिशन सबसे बड़ा था जो कि हमने खत्म कर दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन चल रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन छोटे छोटे से हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है। अब कई लोग रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग से कंपेयर करते हैं, तो बिल्कुल मत करना ऐसा, दोनों बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें होता क्या है, देखो मेरे को फूड को एनर्जी में बनाना है, तो फूड क्या है मेरे पास, फूड है मेरे पास C6H12O6। ये कैसे, जो हम खाना खाते हैं ना, अब देखो आपको अगर याद हो तो हमने देखा था जो हमारे माउथ में सेलेवरी अमाइलेस होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से खाने को हम ग्लूकोज बना के फिर यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ग्लूकोज आया, ठीक है, ग्लूकोज खाना है एक तरीके से। अब मेरे को ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है, ठीक है। तो देखो हमारे क्या करता है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है एक केमिकल, कौन सा, पायरुवेट, याद रखना है पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट इस केमिकल को तोड़ेगा और इसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देगा। कैसे, 1 सेकेंड बताता हूं। 3 कार्बन, सी का मतलब कार्बन मॉलिक्यूल, देखो कैसे, ये तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन है, ऐसे ही से 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि C3H समथिंग और O समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर देगा, तो अब ये छोटा मॉलिक्यूल बन गया पायरुवेट। अब देखो इसे तोड़ेगा ऑक्सीजन, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा जो शरीर है वो मिलाएगा इसमें ऑक्सीजन, इस 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, और इसको तोड़ेगा, तो ये किस किस में टूटेगा, CO2 प्लस पानी प्लस एनर्जी। और एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आती है 38 ATP, मतलब कि काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है, 38 ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी देखेंगे इसको ATP क्यों कहा, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, पायरुवेट ने उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। मेरे पास पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, पायरुवेट ने उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। फिर ऑक्सीजन को यूज करके इस 3 मॉलिक्यूल कार्बन को भी हमने CO2 H2O और एनर्जी में तोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे को मिल गई एनर्जी, यही तो मेरा काम था, ठीक है। अब इसमें केवल इतनी चीज नहीं है, अभी एक आध चीज और देखनी है हमें। देखो जो हमने पहली चीज यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने ऑक्सीजन यूज करी ये वाली, ये कहाँ से आई, ये आई जब हम सांस लेते हैं तो वहां से आई ऑक्सीजन। अब देखो जब हम सांस लेते हैं तो हम ये नहीं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम तो एयर ले रहे हैं अपने अंदर, और एयर में क्या क्या होता है, 78% जो जनरल होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस, ठीक है, ओजी मतलब अदर गैसेस। तो देखो मेरे को तो ये चाहिए, इन सबको हटाना है, इनको हटाने का काम करता है हमारे जो ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है।
हमारे ब्लड में, देखो यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे लिखा होगा स्पेलिंग के लिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या करता है, वो जो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अदर गैसेज हैं उनको हटा के केवल ऑक्सीजन भेज देता है हमारे सेल, उन सेल्स के पास जो ऑक्सीजन को यूज करके इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ये बात बता दी हीमोग्लोबिन की। तो अब देखो मेरे को ऑक्सीजन मिल गई, अब ये बन गया मेरे पास। अब देखो ये तो एनर्जी है यार, एनर्जी ऐसे थोड़ा ना कि एनर्जी मैंने ये तेरे को 2 एनर्जी दे दी मैंने, ऐसे नहीं होता कुछ भी। मैं अगर एक पेपर लूँ, उसे जला दूँ, ठीक है, जल गया, हीट रिलीज होगी बहुत सारी, जब वो जलेगा वो हीट तो रिलीज हो गई, उसे स्टोर कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे ही ये एनर्जी जो रिलीज होती है इसे हम स्टोर कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब ये 38 ATP को मैं बताता हूँ ये क्यों है, एनर्जी को स्टोर कैसे करेंगे हम। देखो हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल होता है, या ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन खत्म हो गई, ठीक है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम एनर्जी के स्टोरेज की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि ये एडिनोसिन है और ये डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फोरस, डाइफॉस्फेट। इसमें एनर्जी एक फॉस्फोरस ऐड कर देता है, ये आपके उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, डू यू नो वाले पार्ट में, ठीक है। ये एनर्जी मान लो, ये एनर्जी है मेरी, ठीक है, ये एनर्जी है जो यहाँ से निकली है, एक फॉस्फोरस जोड़ देती है ये एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड बना के ऐसे। तो ये क्या बन गया, अब ये एडीपी था पहले 2 फॉस्फोरस, अब इसमें 3 फॉस्फोरस आ गए, 3 फॉस्फोरस, तो इसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। जो मेरे पास पहले इतना पार्ट था उसको क्या कहा हमने, एडीपी। भाई मेरे पास एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहता है। एनर्जी क्या करती है, उसमें एक और फॉस्फोरस ऐड करके उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देती है। अब जैसे ही, अब देखो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, अब जैसे ही मेरे को एनर्जी चाहिए होगी तो मेरा शरीर क्या करेगा, एटीपी मिल गई उसे, एटीपी को तोड़ेगा एडीपी में। अब जैसे ही ये एटीपी को एडीपी में तोड़ना होगा तो इस फॉस्फोरस को निकाल देगा, तो ये जो एनर्जी है ये मिल जाएगी हमें, प्लस सम एनर्जी, ठीक है। तो जब हमें चाहिए होगी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये प्रोसेस जो होता है वो इनमें होता है, ठीक है, ये लंग्स जो हैं, ठीक है। ये देखो ये है हमारा, जैसे सांस हमने लिया यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है मेनली, ट्रैकिया मेनली जो एयर होती है उसको अंदर ले जाने का काम करता है। इस ट्रैकिया में ये होती हैं सी शेप्ड कार्टिलेजेस, ऐसे कुछ सी शेप्ड कार्टिलेजेस, मतलब कि जैसे ये एक पाइप टाइप का होगा, अंदर जा रहा होगा, उस पाइप टाइप के में अगर पाइप टाइप का ऐसे जैसे पाइप है, अगर ये ऐसे कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, वो अंदर ही जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्लॉक ना हो इसलिए सी शेप्ड कार्टिलेजेस ऐसे लगे रहते हैं, तो वो जो सी शेप्ड कार्टिलेजेस है उसके वॉल जो है वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए, उसको बचाते हैं सी शेप्ड। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सी शेप्ड कार्टिलेज। देखो मैं यहाँ पे हर चीज़ लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। सी शेप्ड कार्टिलेज, ठीक है, ओके। तो ये हमने ट्रैकिया के बारे में देख लिया। अब देखो ये होता है जब ट्रैकिया 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। यहाँ पे इतना आ नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, फिर भी लिख देता हूँ ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। जो ये भी ब्रोंकाई है, ठीक है। ये अब ये ब्रोंकाई भी कई पार्टों में बढ़ गया, देखो कैसे कैसे, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एक बैलून टाइप की एंडिंग होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्विलाई, ALVEOLI, ठीक है। एल्विलाई में मेनली क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अभी इसको एल्विलाई को जूम करके आपको दिखाता हूं, ये रहा, ठीक है, देख लिया। देखो ये इसमें ऐसे ऐसे करके कुछ है, ठीक है, देखो ये ऐसे ऐसे करके है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। वैसे ये चीज़ बताने की है नहीं जो मैंने अभी आपको बताई है सरफेस एरिया वाली, क्योंकि ये चीज़ आती नहीं है इतना, ठीक है, टाइम वेस्ट है इसमें, इसको हटाते हैं, ठीक है। मैंने इसका जूम इन वाला पार्ट आपको दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स की एंडिंग पे एल्विलाई होता है जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। तो अब देखो यहाँ पे हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट। मैंने आपको बताया कि मेनली इसमें यही है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को पायरोवेट ने तोड़ा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर इसको तोड़ा CO2 + H2O + एनर्जी में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी स्टोर कैसी होती है, ADP से ATP बना देते हैं, ठीक है। फिर ATP जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ATP को हम फिर से ADP में तोड़ के कुछ एनर्जी रिलीज करवा देते हैं, ठीक है, ओके।
फिर हमने यहाँ पे देखा था कि हम जो ऑक्सीजन यूज़ करिए ना यहाँ पे, वो ऑक्सीजन आई कैसे, हमने देखा था हम एयर इनहेल करते हैं तो उसको एक पिगमेंट होता है हमारे उसमें ब्लड में, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, वो उस ऑक्सीजन को निकालता है और इनको बाहर फेंक देता है, ठीक है। फिर वो ऑक्सीजन को निकाल के उन सेल्स को देता है जो ऑक्सीजन को यूज करके ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब चलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, ठीक है, चले, ओके। तो फिर चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या मतलब उसी का सब टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने एरोबिक देख लिया, अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन। मार का थोड़ा सा प्यासा हो गया, दूसरा ले लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, इसमें बस इतना डिफरेंस होगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पिछले वाले में ऑक्सीजन मिल गई थी हमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, अब देखो मेरे पास वही है फूड अपना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6, ठीक है, ये तो मेरे पास है ही। अब फिर से वही होगा पायरुवेट, पायरुवेट इसे कन्वर्ट कर देगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ठीक है। उसके बाद वही होगा, पर अब की बार ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, -O2, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, या फिर ऐसे लिख लो ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो थोड़ा सा, हाँ मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है आपकी बार, ठीक है। तो क्या होगा, ये टूटेगा किस चीज में, एक तो लैक्टिक एसिड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यार ये थोड़ा सा यहां पे करता हूं, लैक्टिक एसिड प्लस थोड़ी सी एनर्जी। अब डेफिनेटली ये एनर्जी एरोबिक से कम होगी, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिली, उसमें ऑक्सीजन मिली थी, बढ़िया। तो इस एनर्जी उसमें 38 एटीपी थी, इसमें केवल 2 एटीपी है, ठीक है। अब देखो जैसे कई बार 2 ठीक है, 2 है ये। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे ना, इसमें भी वही स्टोरेज का काम वही होगा वैसे, एडीपी से एटीपी वाला, ठीक है। मेरे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, उसमें मैं एनर्जी से एक फॉस्फेट ऐड करूंगा, ठीक है, तो एटीपी बन जाएगा, वही प्रोसेस है एनर्जी स्टोरेज का। बस इसमें डिफरेंस ये है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी। पिछले में क्या बना था, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब देखो अभी सभी रिवाइज कराऊंगा, पहले ये देख लो, इसमें जो एनर्जी है वो 2 एटीपी निकलेगी, कितनी कम है। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम भागते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं ना, इनमें जो ऑक्सीजन है उसकी कमी पड़ जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो उससे मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होता है। जैसे कभी कभार आप मान लो अभी आप पुशअप्स नहीं मारते, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आप जाके पहले दिन ही कम से कम 20 पुशअप मारो, 20 पुशअप, हालत खराब हो जाएगी पहली बात तो। दूसरी बात, आप अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप रात को जाके सोओगे ना तो यहाँ पे दर्द होने लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे करोगे तो दर्द, ऐसे करोगे तो दर्द। वो क्या है, वो मसल क्रैम्प्स का दर्द है, ठीक है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपके हाथ ने उस समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन कर दिया, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ और मसल क्रैम्प्स यहाँ पर आए हाथ में, ठीक है। तो मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक वो आ रहा होगा फ्लो चार्ट सा, देखो ये क्या है, इसने बेसिकली बताया है हमें 3, ये आपकी एनसीईआरटी में है। तो देखो इसमें समअप किया है उसको, रेस्पिरेशन को। हमने देखा था कि ग्लूकोज पायरुवेट की उसमें प्रेजेंस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है। देखो इसमें 3 दिए हैं, सबसे ऊपर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ईस्ट में होता है। जब ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं होगी तो बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, मेरे पास ईस्ट है, ठीक है, ये तो हमारा शरीर है, ठीक है। जो नीचे 2 दिए हुए हैं ना ईस्ट वाला, पहले दूसरे पे आओ। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, मैंने आपको बता दिया यही वाला है बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा सब उसके नीचे है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ऊपर वाला देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट बनाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। तो बच्चों इसके बाद हमने देखा अभी रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो उसमें हमने 2 तरीके के पढ़े, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। भाई प्लांट भी तो सांस वांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन छोटा सा ही टॉपिक है, उतना बड़ा नहीं है, 2 मिनट का तो नहीं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स,
पेड़ पौधे। अब देखो हमें जो लगता है ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन, प्लांट्स कितने अच्छे होते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो ऐसा मतलब हर समय तो नहीं होता। देखो दिन के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन रात के टाइम पे भाई प्लांट्स वही करते हैं जो हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं। देखो कैसे, ये मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे कौन है फिर, सूरज अंकल। सूरज अंकल है, सूरज अंकल लाइट फेंकेंगे, लाइट फेंकेंगे तो प्लांट्स कौन से पेड़ कौन सा प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, देखो इसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ में चलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या करता है, रेस्पिरेशन में कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर देता है हमारी तरह। और फोटोसिंथेसिस में क्या करता था, भाई फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद है आपको, वो वाली 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 वो वाली, ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, वो याद कर लेना। फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे प्लांट, CO2 लेंगे ऐसे, यहां से बाहर से CO2 ले ली और फिर O2 बाहर फेंक दी, ठीक है, और रेस्पिरेशन भी साथ में चलता ही रहेगा। फिर ये O2 भी लेते हैं, अभी बताऊंगा, आगे जाओ, बस ड्राइंग बना रहा हूं थोड़ी सी, और CO2 बाहर फेंकते हैं। देखो दिन में क्या होता है, दिन की बात अलग होती है, रात की बात अलग होती है। दिन में क्या होता है, या मैं दिन की बात कर रहा हूं, डे है ये, ठीक है, अभी डे है। डे में क्या होता है, प्लांट्स दो प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है हमारी तरह, ऑक्सीजन लेता है, CO2 देता है। और फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो अब तुम कहोगे ये इससे कैंसिल हो गया भाई, मतलब कुछ नहीं करा प्लांट ने, ऐसा नहीं होता। जो ये CO2 लेता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मान लो CO2 वो 100 मॉलिक्यूल ले रहा है CO2 के और 100 मॉलिक्यूल O2 के दे रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। तो वो एक मॉलिक्यूल O2 का लेगा और एक मॉलिक्यूल CO2 का देगा, ठीक है। तो इसलिए देखो हमें 100 मॉलिक्यूल O2 के मिले और एक मॉलिक्यूल CO2 का भी मिल गया, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए वो दिन में बहुत सारी CO2 लेगा और बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, बढ़िया है। लेकिन भाई फोटोसिंथेसिस में यही होता है। अब देखो इसके सामने मैं यही कहूंगा ना कि भैया CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, क्योंकि ये O2 तो केवल एक ले रहा है और CO2 एक छोड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ये 100 छोड़ रहा है। समझ में आई इतनी बात, तो मैं यही तो कहूंगा भाई, इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा कि चल भाई रेस्पिरेशन में थोड़ी सी ऑक्सीजन ले भी ली और CO2 दे दी तो क्या हो गया, इतनी सारी O2 तो दे रहा है हमें, ठीक है। तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन ये भी प्रोसेस होता है। अब करते हैं भाई रात, ठीक है। अब हो गई रात, मेरे पास हो गई रात, थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं बनी, कोई बात नहीं। रात में क्या होगा, रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है भाई, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए। केवल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है हमारी तरह और CO2 बाहर फेंक देता है। अब मान लो वो एक ही ले बस, लेकिन अब CO2 बाहर फेंक रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए रात में प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया भाई, यार ये सीधी सी खींचो, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अब थोड़ा ठीक है, बेकार है, फिर भी कोई बात नहीं भाई। ये दिन की बात है। दिन में क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। फोटोसिंथेसिस में वो बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ता है और थोड़ी सी CO2 भी छोड़ देता है। तो हम कहते हैं चलो उसने ऑक्सीजन तो छोड़ी इतनी सारी, इतनी सी CO2 छोड़ दी तो क्या हुआ। तो बेसिकली हम कहते हैं दिन में तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, लेकिन रात में केवल रेस्पिरेशन होता है, इसलिए वो CO2 छोड़ता है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला प्रोसेस कंप्लीट। आपको बस इसमें याद रखना है कि दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में वो CO2 छोड़ता है। और ये पूरा मैंने उसको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चले, ओके। तो बच्चों इसमें हमने देख लिया अब कि रेस्पिरेशन क्या चीज होती है। मैंने आपको दो तरह के रेस्पिरेशन बताए, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने ईस्ट के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वहां पे कंप्लीट हो गया। अब देखो रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, हमने जो खाना खाया था उसको यूज करके हमने एनर्जी बनाई, ठीक है, यानी कि जो हमने खाना स्टोर किया था उसको यूज करके एनर्जी बनाई, यानी कि उस खाने को यूज किया। देखो पहले क्या हुआ, इंजेशन यानी कि खाना खाया, ठीक है। दूसरे में हुआ डाइजेशन यानी कि खाने को पचाया। तीसरे में हुआ एब्जॉर्प्शन यानी कि जो खाना पचा हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें निकले हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया, जो न्यूट्रिएंट्स खाने से निकले हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया। चौथा पॉइंट, जो एब्जॉर्ब किया उसको यूज करके एनर्जी बनाई, ठीक है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट भी कंप्लीट। पांचवा बचा है इजेशन। इजेशन मतलब कि जो वेस्ट निकला है अब उसे बाहर निकालना, ठीक है। इजेशन का मतलब ये हुआ। तो ये 5 प्रोसेस से हमारा जो खान पान है ये पूरा होता है, ठीक है।
तो देखो मैंने आपको 4 बता दिया, अब हम इजेशन देखेंगे। इजेशन से पहले जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। देखो हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, उसके बाद डाइजेशन, अब हमें पढ़ना है, नहीं डाइजेशन नहीं सॉरी, पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, अब हमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम मेनली ब्लड और मतलब और कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पे हार्ट के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो बस ये याद रखना कि इजेशन बचा है हमारा, ये 4 हो गए। ड्राइंग मेरी इतनी खास है नहीं, बट फिर भी देखो अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हर एक चीज़ हम बाद में देखेंगे इसके। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ये अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि अभी हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हमारा जो दिल है वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम दिल की बात करेंगे, दिल की बात ठीक है। तो चलो हम मतलब दिल की बात करेंगे कि दिल कैसे कैसे काम करता है। हमने अभी तक बचपन से सुना है कि दिल मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे उसमें, हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उसको देखते हैं वो कैसे काम करता है। अब देखो हमारे अंदर ना 2 तरह के खून होते हैं, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और पूरी बॉडी में भेज देता है, ठीक है। अब पूरी बॉडी क्या करती है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और उसको यूज करके डीऑक्सीजनेटेड बना के वापस हार्ट को दे देती है, ठीक है, कि ले भाई हम फिर वो हार्ट क्या करता है, जो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो देता है लंग्स को, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ। देखो ये जो हमारा हार्ट है ना, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कार्टून टाइप में बना के समझाता हूँ आपको। देखो जो एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ना, तो ये जिसमें यही समझाया गया है कि जो उसकी हार्ट की फंक्शनिंग है वो कैसे है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा हार्ट है, अब कहो भी है तो खिड़की ज़्यादा लग रही है, हार्ट कम लग रहा है, तो यार यही है, बस मैंने उसको कार्टून के वे में बता दिया। अब देखो इसमें 4 चेंबर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखो इसको हम बोलते हैं एट्रियम। कौन सा एट्रियम अभी बताऊंगा, राइट या लेफ्ट, ठीक है। एट्रियम देखो हम कैसे देखेंगे, ऊपर जो है 2 उन्हें हम बोलेंगे एट्रियम, ये दोनों क्या है, एट्रियम। और नीचे जो दोनों है उन्हें हम बोलेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल स्पेलिंग वेलिंग गलत हो जाए तो यार माफी चाहता हूँ, वैसे सही होगी, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट क्या बोलते हैं, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, तो आप कहोगे भाई लेफ्ट एट्रियम ये वाला है। क्यों, क्योंकि भाई ये लेफ्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेफ्ट एट्रियम होता है ये वाला। क्यों, इसका उल्टा क्यों हुआ, देखो मैं इसमें ऐसे नहीं खड़ा हूं, मैं इसमें ऐसे खड़ा हूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लिए लेफ्ट क्या हुआ, ये वाला, तो ये हुआ, सॉरी लेफ्ट मेरे लिए हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला लेफ्ट हुआ, तो यहां पे आया लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट एट्रियम, इसी तरह से ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आई इतनी बात। चलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने उल्टा क्यों लिया, यहाँ पे लेफ्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं और ऐसे खड़े होने पे लेफ्ट उस साइड आता है। अब देखो ये हमारा मान लो हार्ट है, ठीक है, यही है हार्ट। अब देखो अब इसमें बताओ, इसमें ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम, वो है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। खैर अभी इसको देखेंगे, पहले उसको समझते हैं। ये मेरा हार्ट है, ये दिल है, ठीक है। तो दिल में क्या हुआ, देखो दिल में क्या हुआ मतलब हार्ट में क्या हुआ, 2 चेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, 4 चेंबर्स हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। ऊपर को बोला हमने एट्रियम, नीचे वाले को हमने बोला वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, यहां से मैं कुछ इस तरह का बनाता हूं, मैं समझाऊंगा सब कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये गया हमारा, एलबी मतलब लोअर बॉडी पार्ट्स, ये हमारा अपर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। यहां से ये हो गया, यहाँ से जाएगा, फिर ये ऐसे जाके, अभी समझाऊंगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेने का। लंग्स, फिर लंग्स से आगे, अब देखो इसको समझते हैं, ये हुआ क्या, जो इतनी बड़ी फ्लो चार्ट सा बना दिया, इसमें हुआ क्या।
बड़ा सा बनाते हैं यार, अच्छा लगेगा। अब देखो ये आ गया हमारा बड़ा वर्जन, ठीक है। तो देखो इसमें हुआ क्या, ये है हमारा दिल, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ये है हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स और ये है अपर बॉडी पार्ट्स। लोअर बॉडी पार्ट्स जैसे कि हमारे जो हर्ट के नीचे वाला हिस्सा है, और अपर बॉडी पार्ट जैसे वो हर्ट के ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे दिमाग वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट ने इन्हें भेजा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। आपको याद नहीं करना, मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। या पहले हमारे शरीर ने यूज किया ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, ठीक है, फिर उसे भेजा हार्ट के पास, तो ये आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब देखो, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तब मैं एक एरो लगाऊंगा, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तब मैं ऐसे दो एरो लगाऊंगा, ऐसे दो एरो, ठीक है। चलिए पहले क्या हुआ, हमारे लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट ने इसे भेजा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां पर, राइट एट्रियम में। देखो यहां पे भी आया ऐसे और ऐसे भी आया, ठीक है। देखो ये दो तरह से आ रहा है ना, यहां से आया और वहां से आया, इसमें भी बताता चलूंगा मैं आपको, ये और ये सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे आया, अब इसने क्या करा, यहाँ पे वॉल्व है एक, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व है। देखो ये वाली चीज कंप्रेस हुई, जो हमारा राइट एट्रियम है वो कंप्रेस हुआ, एकदम से दबा दिया, तो खून अब यहाँ से यहाँ भागना चाहेगा, जब ये छोटा हो जाएगा पार्ट तो खून यहाँ से यहाँ भागना चाहेगा, तो खून जो था वो सारा जो यहाँ पे आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सारा फिर इधर भागना चाहेगा, ठीक है। कैसे, जैसे हम बैलून होता है, ठीक है, उसको पकड़ के मैं नीचे से दबा दूं तो सारा पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वही होता है इसमें भी, ऊपर से ये दब जाता है तो नीचे आ जाता है सारा खून। अब खून सारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे खून है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरे पास अभी। और ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल, ये भेजेगा खून लंग्स के पास, क्यों, ताकि लंग्स क्या करें, उन्हें ऑक्सीजनेटेड कर दें दोबारा यूज करने के लिए। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है, अब वो गया लंग्स के पास। भाई देखो हुआ क्या कहानी में, पहले इन दोनों ने हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, लोअर बॉडी पार्ट ने और अपर बॉडी पार्ट ने, किसके पास, राइट एट्रियम के पास, यहां पर। फिर राइट एट्रियम में ऐसा कंप्रेशन हुआ कि राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में आ गया सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल ने उसे एक वेन या फिर आर्टरी के थ्रू लंग में भेजा, ठीक है। लंग से क्या हुआ, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हो गया ऑक्सीजनेटेड, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। हमने देखा था ना भाई, लंग्स में भाई ऑक्सीजन एयर एक्सचेंज होती है, CO2 की O2 मतलब O2 ले लेता है और CO2 बाहर फेंक देता है लंग्स, ठीक है। तो इसलिए जो उसने O2 ली है वो अब खून में मिला देगा, अब खून में जब वो मिलाएगा तो ये हो जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से चल देगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया अब ये मेरे पास। अब जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम के पास आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो हमें भेजना है पूरे बॉडी पार्ट्स में फिर से। अब फिर से वही प्रोसेस होगा, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो कंप्रेस होगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपांड कर जाएगा। तो क्या होगा, जब जैसे वही बैलून वाली कहानी, लेफ्ट एट्रियम को कंप्रेस किया तो सारा खून है वो आ गया नीचे, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है भी है, ठीक है, लंग्स के बाद ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक आयोटा कहते हैं इसको, ठीक है, अभी बताऊंगा सब कुछ। आयोटा क्या करती है, ये एक आर्टरी है जो हार्ट से लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी पार्ट्स के पास, ये आ गया, और अपर बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। अभी कहानी फिर से बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अब हुआ क्या, सबसे पहले जो लोअर बॉडी पार्ट थे और जो अपर बॉडी पार्ट थे उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, किसको, राइट एट्रियम को, जो अपर यहां से आया देखो, ठीक है। और ये जो वेन होती है ना, इसे देखो, जब भी कोई आर्टरी या वेन जो ये ऐसे भेज रहे हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, ये या तो आर्टरी होगी या फिर वेन होगी जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है, जैसे कैनाल एक उसके थ्रू ब्लड ट्रेवल कर रहा है तो वो होगी आर्टरी या फिर वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंस मैं भी आपको बताऊंगा। आर्टरी वो होती हैं, अभी तो कितना, केवल इतना समझ लो, आर्टरी वो होती हैं जो हार्ट से खून को लेके जाती हैं बॉडी पार्ट तक, ठीक है, और वेन वो होती है जो बॉडी पार्ट से खून को लेके आती हैं हार्ट तक, ठीक है। चलिए तो देखो, लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट ने इन्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा यूज करके, कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, ओके। अब देखो, जब इन्होंने लेफ्ट एट्रियम में भेजा तो किस वेन के थ्रू भेजा, वेना कावा कहते हैं उसको, यहां पे लिखता हूं मैं, ये वाली जो हमारी वो है वेना कावा, आई थिंक इतना विजिबल होगा, मैं देख लेता हूं एक बार, हाँ बिल्कुल विजिबल है।
देखो ये जो वेन है ये है हमारी वेना कावा, ठीक है। वेना कावा से जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट थे और जो अपर बॉडी पार्ट थे उन्होंने दोनों ने ऐसे खून भेजा, तो यहाँ पे आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, ठीक है, राइट एट्रियम में। अब क्या हुआ, राइट एट्रियम में हुआ कंप्रेशन, ये हुआ पिचक गया और ये फूल गया, तो सारा खून आ गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सारा खून आ गया यहाँ पे। अब देखो हुआ क्या, फिर यहां से राइट वेंट्रिकल ने भेजा खून लंग्स को। लंग्स कहां से कहां पे होंगे, ऊपर होंगे भाई, कहीं यहाँ पे होंगे लंग्स, ठीक है, ऊपर बना दिया मैंने क्योंकि ऊपर ही होते हैं। ये आ नहीं रहा, लंग्स कहाँ होंगे भाई, लंग्स यहाँ होंगे, कुछ कहाँ बनाऊं, ऊपर होंगे ना लंग्स, ऊपर होंगे भाई, नीचे क्यों होंगे, तो ऊपर भेजना है इसे। तो अब देखो ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो खून सबसे पहले राइट एट्रियम के पास आया, राइट एट्रियम से कंप्रेस होके राइट वेंट्रिकल के पास आया। अब राइट वेंट्रिकल उसे भेजेगा लंग्स के पास ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो पाए। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल ने इस खून को ऐसे घुमाया और ऊपर फेंक दिया, कैसे, ऐसे, यहां से जा गई तू, ठीक है। अब वो गया यहां से ऐसे लंग्स के पास कि ये भैया लंग्स तू हमें ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। ये लंग्स ने क्या करा, खून को दे दी ऑक्सीजन। लंग्स क्या करता है, खून को ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। तो इन्होंने जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था बॉडी पार्ट से वो वापस भेज दिया लंग्स के पास, ठीक है, ठीक है। तो लंग क्या करेगा, लंग जो हमारा खून आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहां से ऐसे करके राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को भेजा ब्लड कि भाई तुम इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो लंग्स ने क्या किया, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर खून, मतलब अभी यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे होके मतलब यहाँ से आता है एक, इसमें आता है ना राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। अभी ऐसे करके ये रफ सा लग रहा है, लेकिन जो असली में रहता है वो बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे घूम के लंग्स यहाँ पे आ गया, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि लंग्स ने भेजा है भाई, ये लंग्स है हमारे, ये लंग्स हैं, तो लंग्स ने भेजा है तो ऑक्सीजन वाला ही होगा। अब देखो लंग्स से फिर ऐसे करके हमने भेज दिया लेफ्ट एट्रियम में, तो यही हुआ, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ गया था ब्लड, कंप्रेशन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ से होके यहाँ पे आ गया ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा, आयोटा क्या होता है, आयोटा, आयोटा इसको कहते हैं, इसकी वो है प्रोनाउंसिएशन, इसकी स्पेलिंग होती है, ये एक है आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं इसको, भी देखेंगे हम। आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से खून को लेके जाती है बॉडी पार्ट की तरफ, तो ठीक है, ये देखो हार्ट से लेके जा रही है खून को बॉडी पार्ट की तरफ, तो ये हुई आर्टरी। अब देखो ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या, ये क्या करेगा, ये आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजेगा ब्लड, तो इसको ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे जा रहा है ब्लड, और ये है हमारी आयोटा। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है, ये तो आ नहीं रहा होगा, ऐसे ये देख लो, ये रही आयोटा, ये क्या है, ये हमारी आयोटा है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ ना। तो देखो यहाँ से पूरे उसमें से बट के और खून पूरा बट जाएगा और फिर से बॉडी पार्ट से खून यहाँ आएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट एट्रियम क्या करेगा, उसे राइट वेंट्रिकल में भेज देगा, राइट वेंट्रिकल उसे लंग्स के पास भेज देगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, फिर ऑक्सीजन ऐड होने के बाद लंग्स उसे भेज देगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, लेफ्ट एट्रियम के बाद वो कंप्रेशन के थ्रू जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो फिर आयोटा के थ्रू पूरे उसमें बॉडी पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कंप्रेशन के बाद गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने उन्हें भेजा लंग्स के पास ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर से कंप्रेशन से वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में खून को भेज दिया, ठीक है। ये साइकिल चलती रहेगी। अब देखो जो आपके एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ना, तो इसमें केवल यही समझाने की कोशिश की गई है कि एक तो सर्कुलेशन चलता है हमारा ऊपर वाले बॉडी पार्ट में, ठीक है, देखो ये ऊपर वाले बॉडी पार्ट में चल रहा है, और एक हमारा सर्कुलेशन चलता है नीचे वाले बॉडी पार्ट में। तो जो ये दो साइकिल चल रही हैं, तो इसलिए हमने कहा कि हमारे अंदर होता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून दो साइकिल में चलता है, एक तो ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, चलिए, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन वाला जो हमने हार्ट का देखा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अभी थोड़ा सा आर्टरीज और वेन्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, पहले हमारा जो बॉडी पार्ट थे उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम ने कंप्रेस करके उसे भेजा राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल ने उसे भेजा लंग्स के पास ताकि वो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके, लंग्स से फिर ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम कंप्रेस हुआ, उसने भेजा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा से पूरे उसमें भेज दिया, और इस वाली जो ये वाली वेन होती है जो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेके आती है, उसे हम कहते हैं वेना कावा, वेना कावा।
अभी वेन और आर्टरी में जो आपको कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा, अभी वो देख लेते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर सकते हैं, वैसे इसमें क्या ही नोट करोगे, डायग्राम ही तो है। तो बच्चों अब हम 3 ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जैसे हमने देखा था कि हमारा जो हार्ट है वो खून को कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। पहले जो हमने देखा था ना वो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम वगैरह वगैरह, तो उसमें जो वो खून लेके आ रहा था, लेके जा रहा था, वो कौन था? वो थी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो होती है, जैसे ब्लड का मतलब होता है खून और वेसल्स मतलब छोटे छोटे पाइप। ऐसे छोटे छोटे पाइप जो खून को लेके जाएं उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी, एक वेन्स और एक कैपिलरीज। आर्टरीज कौन सी होती हैं? जैसे हमने देखा था, ये रहा हमारा हार्ट, यहां पे बना देता हूं, ठीक है। जो खून को हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट तक लेके जाएं उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज। देखो, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। भाई होता क्या है, जैसे हमारा दिल है, ठीक है, तो दिल को जो पाइप्स, मतलब बहुत सारे पाइप जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जो हमारे मतलब पाइप, मतलब एक तरह से पाइप वो बहुत पतले पाइप होते हैं, मतलब एक आपके जो बाल होता है ना उसकी थिकनेस के होते हैं वो, ठीक है। तो वो लेके जाते हैं खून को, जो हार्ट से लेके जाता है खून को बॉडी पार्ट्स की तरफ, वो होती हैं आर्टरीज, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट से वापस खून को लेके आती हैं हार्ट की तरफ, वो होती हैं वेन्स, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। और वेन्स क्या होती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। अभी हम इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो सब क्लियर होगा। कैपिलरीज क्या होती हैं? जैसे ये मेरी, यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरी आर्टरी है, ठीक है, ये मेरी आर्टरी है। ये 2 है क्या? नहीं, ये 2 नहीं है, ये मतलब एक ऐसी है, इसमें खून जा रहा है ऐसे कुछ ऐसे, और ये मेरी एक वेन है, ठीक है। तो इनको आपस में जो कनेक्ट कर दे वो होगी हमारी, क्या कहते हैं उसको, कैपिलरी। ये क्यों कनेक्ट करती है इसमें? भाई एक्सचेंज भी तो हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आर्टरी में मैक्सिमम टाइम्स, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो इनके बीच में एक्सचेंज भी तो चलना चाहिए ना कुछ, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो आर्टरी और ब्लड में कुछ एक्सचेंज करने के लिए एक छोटा सा पाइप दिया जाता है जिससे हम अपना बाकी मटेरियल यहाँ से इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं कैपिलरीज। आपको यही याद रखना है, अगर 3 ब्लड वेसल के बारे में पूछ ले तो आर्टरीज ये होती हैं, वेन्स ये होती हैं, कैपिलरीज ये होती हैं, ठीक है। तो 3 ही आपकी ब्लड वेसल्स हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब देखो बच्चों, हम आर्टरी और वेन में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपका आर्टरी और वेन से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे को 5 घंटे हो गए वीडियो बनाते बनाते, आपके पास पता नहीं कितनी देर की आई होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, थकना नहीं है ना। चलो, ऐसी कई बच्चों के साथ होता है क्लास 10th में। अभी इस समय दिवाली का टाइम आते आते जो बहुत ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे मत करो, अपने अंदर का जो स्पार्क है उसे बुझने मत दो, उस पर कैरोसिन डालो, कुछ भी करो, उसको आग बनाओ। यही समय है आपके पास, पढ़ लो इस समय में, फिर बाद में पछताओगे कि उस समय पढ़ लेते तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाते, ठीक है। तो इस समय आपको पढ़ लेना चाहिए। तो देखो, अब आर्टरी और वेन्स का हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि आर्टरीज को अलग से बता दूं, वेन्स को अलग से बता दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इनका डिफरेंस बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, दे आर थिक वॉल्ड, मतलब कि ये मोटी मोटी होती हैं, ऐसी मोटी, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे खून जाएगा। दे आर थिन वॉल्ड, ये पतली होती है, बहुत पतली, ठीक है। इसका रीजन देता हूं मैं आपको क्यों। देखो, आर्टरीज क्या होती हैं? जो हमारे दिल से खून को लेकर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, जो खून को दिल से लेकर बॉडी पार्ट तक लेके जाती हैं, वो होती हैं आर्टरी। जैसे ये हमारा, यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा है हार्ट, ठीक है। उसको हार्ट से जो बॉडी पार्ट तक लेके गया खून, उसको हमने बोला आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरी है, ये लेके गई बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो ये जब खून नीचे जाएगा तो उसे इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे तो वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन हार्ट को इतनी जोर से खून नीचे फेंकना होता है, मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की नहीं। हार्ट को इतनी जोर से खून नीचे फेंकना होता है कि वो नीचे भी जाए और साथ में बाउंस होकर ऐसे ऊपर भी आ जाए वापस हार्ट के पास, ठीक है, तभी तो सर्कुलेशन चलेगा। सोचो कितना मुश्किल होता होगा कि खून को ऐसे फेंको कि वो नीचे जाके ऊपर आ जाए, हाय बड़ा तगड़ा, ठीक है। तो देखो, जब नीचे जाना होगा, अब देखो जैसे मैं बात करूं, जैसे अपने पाइप से कभी पानी खोला होगा, जैसे पानी खोला पाइप लगा के, ठीक है, से खोला होगा। अब जैसे कि उस पानी हमें दूर तक पहुंचाना है, वो दूर तक नहीं जा रहा, तो हम पाइप को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भींच लेते हैं, आगे वाला जो पार्ट है। उससे क्या होता है, उससे जो आगे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। उससे क्या होता है, पानी तेज तक आगे जाता है पूरी, ठीक है। तेज तक आगे क्यों जाता है? क्योंकि हमने जो उसका वो
पतला कर दिया तो पतले में ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। जब भी कोई पाइप पतला होगा उसमें आप पानी डालोगे तो वो हाई प्रेशर से जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम उसमें अपने पाइप में देखते हैं, हमने पाइप पतला किया ऐसे आगे वाला पार्ट दबा के तो हाई प्रेशर से जाता है, फिर जब हम छोड़ देते हैं फिर से वापस लो प्रेशर में, ठीक है। तो इसलिए वेन्स, देखो वेन्स को क्या करना है, आर्टरी को तो खून दिल से लेकर नीचे तक लेके जाना है, उसकी जरूरत चाहिए नहीं, ग्रेविटी की वजह से खून अपने आप जाएगा। लेकिन वेन्स को खून नीचे से लेकर ऊपर तक आना है, यानी कि तगड़ा प्रेशर चाहिए होगा, तो इसलिए वो पतला होता है ताकि जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहे और खून ऊपर तक आ जाए, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। अब देखो आर्टरी और वेन में कंफ्यूज नहीं होना। आर्टरी वो, सिंपल भाषा में आर्टरी वो जो हार्ट से खून को लेकर जाएं और वेन्स वो जो खून को लेकर हार्ट तक आए, ठीक है। अब देखो आर्टरीज हैव नो वॉल्व, वॉल्व क्या होती है मैं बताऊंगा, दे और वेन्स के पास वॉल्व होती है, वेन्स हैव वॉल्व, यहाँ पे वेन्स लिख देते हैं, ठीक है। वाल्व्स क्या होती हैं, देखो इसमें वेन्स में होती है वाल्व, तो यही बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेन है, ठीक है, ये नीचे तक जा रही है और ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, मैंने छोटा सा पार्ट बनाया, ये वेन है मेरे पास। अब यहाँ पे ऐसे खून ऊपर जाएगा, भाई वेन क्या करेगी, नीचे वाले बॉडी पार्ट से खून को ऊपर तक लेके आएगी, हार्ट तक, तो खून ऊपर आएगा। तो इसमें अगर खून ऊपर आएगा तो हो सकता है थोड़ा सा खून नीचे भी चला जाए वापस से, मतलब ऐसा होता है ना, मान लो मैंने बॉल फेंकी ऊपर, वो ऊपर जाएगी नीचे भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद, तो ऐसा तो हो सकता है कि भाई खून ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए, तो ये ना हो, इसलिए एक कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, समझ रहे हो किस टाइप के, इस टाइप का। अब देखो खून ऊपर तक चला जाएगा अब ऐसे करके यहाँ से, लेकिन जब नीचे आने की बारी आएगी तो वो उसे नीचे नहीं आने देगी, वाल्व ऐसे बंद हो जाएगी, समझ रहे हो कैसे। नीचे जब खून नीचे आएगा यहाँ से तो ऊपर तो चला जाएगा आराम से, देखो इस टाइप का है ना, इस टाइप का है ये, इस टाइप का खून ऊपर तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन वापस आएगा तो ये ऐसे बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो ऐसे होती हैं, ताकि खून को नीचे ना आ जाए, खून का बैक फ्लो ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसी छोटी छोटी ये वाल्व्स होती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वाल्व्स। अब देखो इसमें तो खून वापस आ सकता है, भाई आर्टरी में क्या है यार, आर्टरी ऐसी है, खून अपना आराम से मस्त नीचे फेंकना है हमें और ग्रेविटी के कारण भी नीचे जाएगा, तो उसकी वो ऊपर छोड़ना जाएगा वापस से, क्यों जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, तो इसलिए इसमें वाल्व की जरूरत नहीं होती, उसमें वाल्व की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें छोटे छोटे ऐसे नहीं कि एक ही होगी, बहुत सारी होंगी ऐसे, ठीक है। तो वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं इसमें ताकि खून के बैकफ्लो को, यानी कि वापस नीचे ना जाए, उसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये वाल्व्स होती है, किसमें होती है, वेन में, क्योंकि वेन को खून नीचे से ऊपर तक लेके आना होता है। अब देखो थर्ड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है, देखो कहाँ बताऊं, तो देखो जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का कंसेप्ट है ना, उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला मिटा दूँ, नीचे वाला लिखा रहेगा, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, दोनों पॉइंट इतना मैं मिटा रहा हूँ, इतना, ठीक है, ओके, यहाँ पे समझ लेंगे ऊपर में। देखो सबसे पहले, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ब्लड कैसे काम करता है, वो फिर से बनाते हैं। ये हमारा खून, वो है ब्लड कैसे काम नहीं करता, सॉरी हार्ट कैसे काम करता है, ये है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हुआ क्या था कि हम केवल यहाँ पे लंग्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसे पहले खून आया था वेना कावा से, बॉडी पार्ट्स ने खून भेजा था राइट एट्रियम की तरफ, फिर कंप्रेस होकर राइट एट्रियम से आया था खून राइट वेंट्रिकल की तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल ने वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा था लंग्स को कि भैया हमें ऑक्सीजन दे दो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन ऐड करी और लंग्स ने वापस उसे भेज दिया लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। अब इसमें है ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम फिर से कंप्रेस हुआ और ज्यादा सारा खून था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा के थ्रू, आयोटा इसकी स्पेलिंग अलग है और इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, आयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया, ठीक है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, फिर बॉडी पार्ट्स ने वापस इसको ऐसे भेजा और साइकिल चलती रही। तो मेनली हमें इस वाली साइकिल की बात करनी है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ने जो हमें लंग्स के पास खून भेजा डीऑक्सीजेटेड ब्लड, अब देखो ये बॉडी पार्ट ने क्या करा था, इस बॉडी पार्ट ने अपना खून जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको यूज करा, उसको डीऑक्सीजनेटेड करके यहाँ पे भेज दिया,
उसके अंदर से ऑक्सीजन यूज करके लेफ्ट एट्रियम को भेज दिया कि भैया फिर से ऑक्सीजन बना के दो। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम के पास आ गया था फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको मैंने बोला था वेना कावा। ठीक है, अब देखो ये वाली साइकिल पे ध्यान दो, ये वाली साइकिल पे इसमें क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो इनसे आया था उसे भेजा लंग्स के पास, लंग्स ने उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करी यानी कि उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया और फिर वापस भेजा लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बॉडी पार्ट में। अब देखो जो इसने राइट वेंट्रिकल ने एक इसके लंग्स को भेजा खून। अब ये बताओ ये एक वेन हुई या आर्टरी हुई, ये एक वेन हुई या आर्टरी हुई? तो मेरे ख्याल से तो आर्टरी हुई। क्यों? क्योंकि हार्ट से लेकर किसी बॉडी पार्ट तक ले जाने वाला जो ब्लड वेसल होता है उसको हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, हमने देखा था भाई ये वाली जो ब्लड वेसल है वो हार्ट से लेके जा रही है खून तो इसको हम कहेंगे आर्टरी। जो हार्ट से लेके जा रही है वो आर्टरी, जो हार्ट तक लेके आ रही है वो वेन। अब देखो ये वाली जो वो है ब्लड वेसल, ये वाली, इसको हम आर्टरी कहेंगे या फिर वेन? तो मेरे ख्याल से तो वेन कहेंगे क्योंकि ये देखो बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट से लेकर खून को हार्ट पे ला रही है। ये हार्ट है, देखो पूरी जो विंडो से दिख रही है। हम लंग्स से लेकर खून को लंग्स से लेकर हार्ट तक ला रही है इसलिए इसको वेन। ठीक है, वेन्स हमेशा खून देती हैं हार्ट को और आर्टरी हमेशा लेके जाती हैं हार्ट से। तो ये इसको जो आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाती है उसे हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। क्यों स्पेशल नाम दिया है अभी बताऊंगा। और जो लंग्स से वापस हार्ट की तरफ लाती है उसको दिया है पल्मोनरी वेन। देखो क्यों, जितनी भी हमारी आर्टरी होती है ना, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्यों? क्योंकि भाई आर्टरी क्या करती है, ब्लड को दिल से लेकर बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। अब भाई दिल से लेके बॉडी पार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी ना लेके जाएंगे, भाई बॉडी पार्ट को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बॉडी पार्ट ने फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करके उसे उसकी ऑक्सीजन यूज करके उसको डीऑक्सीजनेट कर देगा। तो भाई हार्ट से जब भी आर्टरी लेके जाती है खून तो वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है बॉडी पार्ट तक। और वेन्स हमेशा कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन मैं बताऊंगा। वेन्स हमेशा कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि वेन्स बॉडी पार्ट से लेके आती हैं खून को, तो जब बॉडी पार्ट से लेके आएंगी तो बॉडी पार्ट ने उन्हें पहले से ही डीऑक्सीजनेट कर दिया वो खून को, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो लेके आएंगे। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, हार्ट से लेके जा रही है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग्स के पास, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पल्मोनरी वेन। वैसे तो वेन्स जितनी भी होती हैं सब कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सारी आर्टरी, जितनी भी आर्टरी है हमारे पास जो खून को लेके जाती है बॉडी पार्ट तक, वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ये कैरी कर रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों इस अगले टॉपिक पे चलने से पहले इसको ब्लड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, तो ब्लड में बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बस ब्लड में 4 चीजें होती है मेनली। पहली होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है ना वो रेड ब्लड सेल्स में होती है, और CO2 और ऑक्सीजन को कैरी करना ये रेड ब्लड सेल का काम है। ठीक है, अब देखो इसमें रेड ब्लड सेल, रेड का नाम क्यों आया है, जो इसमें ना रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन, ये हमने कहाँ पढ़ा था, रेस्पिरेशन में, ये ऑक्सीजन को लेता है और बाकी सारे को बाहर फेंक देता है, वो वाला पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन जो नाम को जिसमें पिगमेंट होता है आरबीसी में, वो ब्लड को रेड कलर इंपार्ट करता है। ठीक है, ब्लड को रेड कलर इंपार्ट करता है। जो ब्लड हमारा खून हमारा लाल कलर का होता है ना, वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में। तो मेनली आरबीसीज का काम है ये, कैरिंग ऑक्सीजन एंड CO2। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल्स दूसरा है। व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है किलिंग जर्म्स। भाई अभी हम यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई जर्म्स अटैक नहीं कर रहे, मेरे को इस समय कम से लाखों करोड़ों जर्म्स अटैक कर रहे होंगे इस समय मेरी बॉडी पर, लेकिन बचा कौन रहा है, ये। अब जैसे मान लो ये एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। मान लो हमारे पास फुद्दू कोरोना वायरस है, ठीक है, जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। तो मान लो कोरोना वायरस से कोई भी बंदा इन्फेक्ट है, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो उससे अगर रिकवर हो गया तो क्या चांसेस है कि उसको दोबारा से कोरोना वायरस होगा, बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा भी कोई वायरस होता है, कोरोना वायरस, और वो व्हाइट ब्लड सेल अपने आप उसका इलाज ढूंढ लेगी कि अगर ये कोरोना वायरस आ गया फिर से तो इसको कैसे भगाना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो यानी कि WBCs हमारे अंदर एंटीबॉडीज बना देगा जिससे कोरोना वायरस दोबारा हमें इन्फेक्ट करना नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो WBC का काम है मेनली हमें प्रोटेक्ट करना, जर्म्स को मारना ब्लड के अंदर से। प्लेटलेट्स, तीसरा प्लेटलेट्स का काम है जैसे हमारा कभी भी मतलब कुछ छिल जाता है तो खून निकलने लगता है, अब वो खून को रोकने के लिए हमारे उस पर खुरंट जम जाता है काला काला सा, तो वो जो खुरंट जमाता है, क्लॉटिंग, क्लॉट कहते हैं जिसको, क्लॉट कहते हैं खुरंट को, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है, हो गया। प्लाज्मा, प्लाज्मा का मेनली काम यही है, वो जो ब्लड होता है ना उसके अंदर जो वाटर होता है उसको कैरी करना मेनली प्लाज्मा का काम है, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं जल्दी से लिम्फ की तरफ, चले फिर, ओके। तो बच्चों जल्दी से थोड़ा सा लिम्फ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लिम्फ किस कलर का फ्लूइड होता है? येलो कलर का। यार ठीक है, येलो कलर का फ्लूइड होता है लिम्फ। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में कैपिलरी है, कोई कैपिलरी क्या होती है? जो आर्टरी को वेन से जोड़ती है, ये आर्टरी और ये पतली सी वेन, इसको जो बीच में जोड़ेगी वो होती है कैपिलरी, ठीक है। तो अभी मैं आर्टरी वेन को नहीं बनाऊंगा, केवल कैपिलरी को बनाऊंगा। कौन आया? ये है मेरे पास एक कैपिलरी छोटी सी, ठीक है, कैपिलरी, कैपिलरी है। अब क्या होता है देखो कैपिलरी में ना, यहाँ पे अब भाई सेल्स होंगे, भाई हमारे शरीर में सेल्स ही तो होते हैं, उसके बीच से कैपिलरी पास हो रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, उसमें आर्टरी और वेन वाले में, जो आर्टरी होती है ना उनमें हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो होती हैं हमारी जो वो होता है शरीर उसके अंदर होती हैं, जो ऊपर आपको ये दिखती है ना, ये देखो ये ब्लू कलर की सी होती है, ग्रीन ब्लू कलर की सी, ये वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, ये आर्टरी अंदर होती हैं, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बता दिया। ये मेरे पास बहुत सारे सेल्स होंगे, ये क्या है? सेल्स। देखो कैपिलरी में ना यहाँ पे बहुत सारे होल्स रहते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे शरीर में होल्स होते हैं ना बहुत सारे, आपको पता होगा। तो ऐसे ही कैपिलरी में बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उस होल्स से थोड़ा सा ब्लड का कंपोनेंट बाहर निकल के आ जाता है कैपिलरी से, ठीक है, और वो यहां पे भर जाता है। देखो अब सेल के बीच में भर गया, वो सेल के बीच वाले स्पेस को हम कहेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब देखो ये फ्लूइड येलो कलर का होता है जो इससे निकलता है और इंटरसेल्यूलर स्पेस में भर जाता है। इस फ्लूइड का काम क्या है? अब देखो ये फ्लूइड हर सेल को CO2 देगा, सॉरी O2 देगा और CO2 ले लेगा, ठीक है, फिर वापस से इसमें भेजेगा और प्रोसेस चलेगा अपना। मतलब बेसिकली आपको इसमें यही याद रखना है कि लिम्फ एक येलो कलर का फ्लूइड है जो कि कैपिलरी से एस्केप होके इंटरसेल्यूलर स्पेस में निकल जाता है, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है? टू कैरी, एक तो ये जम्स को मारता है, जो यहाँ पे जम्स होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन देना सेल्स को, CO2 लेना, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। तो बच्चों अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, तो वो होता है कंप्लीट, और हमने उसमें आर्टरीज के बारे में पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ा, फिर हार्ट की फंक्शनिंग देखी, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन। यार हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, पहले भी आपसे माफी मांग चुका हूं। इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। अब देखो हमें दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है मेनली, एक तो या तो वाटर एंड मिनरल्स और एक फूड का, ठीक है, एक तो खाना और एक पानी। तो पहले वाटर का देखते हैं हम, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर या फिर मिनरल कह लो, एक ही बात, एक तरह से। देखो अगर पौधा छोटा होता, अगर पौधे छोटे होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं ऐसे, मतलब पौधा जिम करो ना, ये कोई पौधा है मेरे पास में, पौधा लग नहीं रहा है, ये पौधे जैसा बना देते हैं इसको। ये मेरे पास कोई पौधा है छोटा सा, ठीक है, मान लो ये छोटा सा पौधा है। अगर ये पौधा बहुत छोटा होता, इतना छोटा सा, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस काम कर जाता, यानी कि अगर पौधे में उसकी पानी की कंसंट्रेशन कम होती तो वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता पानी और ऊपर ले जाता। डिफ्यूजन मतलब कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई टैंक है जिसमें पानी है बहुत सारा, और मैंने यहाँ पे छोटा सा पाइप कनेक्ट किया है ऐसे, और एक और टैंक से कनेक्ट कर दिया,
यहाँ पे पानी है ही नहीं, तो अब देखो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा और इसमें भी धीरे धीरे पानी भर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, इस वाले टैंक में पहले। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी यहाँ से उस तरफ जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। और जब हम पानी को लेते हैं, जैसे मैंने पानी लिया, तो इसको हम कहेंगे या तो डिफ्यूजन कह लो या फिर ऑस्मोसिस कह लो। पानी के केस में ऑस्मोसिस और बाकी सबके केस में डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें ये डिफ्यूजन प्रोसेस भी है और ये ऑस्मोसिस भी है, क्योंकि अंदर मैंने पानी लिया है। तो मैंने आपको डिफ्यूजन बता दिया। डिफ्यूजन मतलब कि जो कोई भी कंपोनेंट है उसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होना। अब देखो यहाँ पे अगर प्लांट में पानी नहीं होगा, उसे चाहिए होगा पानी, ठीक है, तो पानी नहीं होगा उसके पास, तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन भरपूर है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब होता, जब प्लांट छोटा होता। प्लांट कितने बड़े बड़े होते हैं भाई, 30 मीटर तक के होते हैं प्लांट, ठीक है। 30 मीटर कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं, 30 मीटर तक के भी होते हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे होते हैं प्लांट वैसे बेसिकली, तो प्लांट्स लंबे लंबे होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन वाला प्रोसेस इतना काम नहीं करता। प्लांट्स को कुछ अलग सा तरीका करना पड़ता है पानी को ऊपर भेजने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं प्लांट, ये मेरे पास कोई लंबा सा प्लांट है, ठीक है, लंबा सा प्लांट है, उसमें एक छोटी सी एक ऐसी वेसल टाइप की रहेगी, वेसल मतलब पाइप टाइप का। जैसे हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होती है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऐसे इनके पास जो होती है वेसल, उसको हम कहते हैं जाइलम, ठीक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करती है, ठीक है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फिल्म करती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जाइलम होती है इनके पास, जाइलम। अभी देखो ये मैंने छोटा सा पाइप बनाया है, ये ऊपर तक जाएगा, नीचे से आएगा, ठीक है। देखो ये सेंड कैसे करता है पानी को। ये मान लो मेरे पास कोई पेड़ है, यहाँ पे क्या बनाऊं, फूल, ठीक है, ये रही इसकी पत्तियां। यार कैसा पेड़ है ये, बड़ा अजीब सा पेड़ है, ठीक है। ये रही इसकी पत्तियां और ये रही इसकी रूट्स, ठीक है। अब देखो ये स्टेम जो है इसका बहुत पतला बनाया मैंने, इसके अंदर होंगी जाइलम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये पत्तियां जो हैं वो अपने स्टोमाटा के थ्रू, मैंने आपको बताया था ना नीचे स्टोमाटा होता है पत्तियों के, वो पानी को बाहर फेंक देती हैं, H2O रिलीज कर देती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। जब वो H2O को रिलीज बाहर फेंक देंगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। भाई लीफ ने क्या करा, लीफ ने पानी को बाहर फेंक दिया, चल भाई पानी निकल, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कम हो जाएगा पानी कंसंट्रेशन, एक नहीं सारी लीव्स फेंक देंगी। अब जैसे ही यहाँ पे कम हो जाएगा तो पूरे प्लांट में पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से पानी को ऊपर आना पड़ेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो पानी ऊपर आएगा, और किसके थ्रू ऊपर आएगा, जाइलम के थ्रू। नीचे यहाँ से जाइलम कनेक्ट होगी एक, वो ऊपर तक जाएगी और पानी को लेके जाएगी सब में, ठीक है। तो एक तो ऐसे फ्लो होगा पानी, और एक और तरीका है, क्या तरीका है वो देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि जब सारे ये जो लीव्स हैं वो जो H2O को बाहर फेंक देंगी तो फिर पानी का कंसंट्रेशन प्लांट में बहुत कम हो जाएगा। फिर नीचे सॉइल में पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन के थ्रू पानी ऊपर आएगा। अब देखते हैं दूसरा, इसमें दूसरे में जाइलम का कोई काम है नहीं खास। ये तो तरीका था हमारा, एक ट्रांसपिरेशन वाला तरीका कह लो, या फिर डिफ्यूजन वाला तरीका कह लो, या फिर ऑस्मोसिस वाला तरीका कह लो, ठीक है। और एक तरीका होता है हमारा रूट प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करके। रूट प्रेशर सब आपके एनसीईआरटी में लिखा है, डिफरेंस, ठीक है। रूट प्रेशर डिफरेंस कैसे, ये रहा मेरे पास प्लांट, और ये है हमारे पास में रूट्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो रूट्स है ना, ये कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, थोड़ी सी अपनी एनर्जी खर्च करके कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। भाई सॉइल में आयन होंगे यार, आयन क्या होता है यार, आयन जैसे कि मैं आपसे कह लूँ नमक है NaCl, ठीक है, तो वो किस में टूटेगा, Na+ में और Cl- में। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आयंस क्या होते हैं। आयंस मतलब याद रख लो यार, आयंस वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। आयंस कुछ बहुत सारे आयंस होते हैं सॉइल में, आयंस जिसको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, वो आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती है रूट अपनी एनर्जी यूज करके। अब देखो जब वो आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं तो आयंस का कंसंट्रेशन रूट में तो ज़्यादा हो गया,
लेकिन सॉइल में कम हो गया, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया आयंस का, क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है तो पानी अंदर जाता है। अब कहेंगे भाई आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ तो पानी क्यों अंदर गया, क्योंकि भाई प्लांट की जो रूट है वो ऐसे आयंस एब्जॉर्ब करती हैं जिससे पानी का कंसंट्रेशन भी अफेक्ट होता है। तो मतलब एक तरह से याद रखो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है आयंस का, इसलिए वजह से पानी अंदर जाता है सॉइल के। ठीक है, सॉइल का पानी अंदर गया, फिर यहाँ से वही फिर अपना प्रोसेस जाइलम के थ्रू। ठीक है, देखो पानी किसी तरह सॉइल ने ले तो लिया ना, अब ये वापस से ऊपर जाएगा और यहाँ से पानी फेंकेंगे, ये फेंकेंगे तो पानी का कंसंट्रेशन कम होगा और पानी ऊपर चलता चला जाएगा। तो देखो इसमें मेनली आपको यही याद रखना है रूट प्रेशर डिफरेंस में कि सॉयल में से कुछ आयंस एब्जॉर्ब किए रूट ने अपनी एनर्जी खर्च करके। ठीक है, एनर्जी खर्च करके, तो फिर क्या हुआ, पानी का कंसंट्रेशन उससे अफेक्ट हुआ आयंस की वजह से। ठीक है, तो पानी फिर अंदर गया रूट्स के, फिर वहां से पूरा अपने बट गया। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नहीं हुआ खत्म अभी ठीक है, तो अभी इसमें हमने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिया। दो प्रोसेस पढ़े, एक तो ट्रांसपिरेशन वाला यानी कि ऑस्मोसिस वाला या फिर कह लो डिफ्यूजन वाला, और एक प्रोसेस पढ़ा हमने रूट प्रेशर डिफरेंस वाला। ठीक है, इसमें हमने देखा कि कंसंट्रेशन को कैसे डिफरेंट करके वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखते हैं जल्दी से फूड वाला। फूड वाला जल्दी से देख लेते हैं। वाटर वाला हो चुका है कंप्लीट, मैंने आपको जाइलम के बारे में भी बता दिया। कैसी आवाज आ रही है ये। अब हम देखते हैं फूड वाला। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ऐसा मैं नहीं कहता, एनसीईआरटी कहती है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट में उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अब इसमें होता क्या है देखो, जैसे हमने देखा था कि पानी को जो वेसल ट्रांसपोर्ट कर रही थी उसका नाम था जाइलम, ऐसे ही जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है वेसल उसका नाम होता है फिलोएम। ठीक है, तो फिलोएम वह वेसल होती है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे हमने देखा था वाटर के केस में जाइलम थी। अब देखो जैसे ये मेरे पास कोई स्टेम है बहुत बड़ा सा, ठीक है, ये मेरे पास स्टेम है कोई भी प्लांट का, कोई भी पेड़ का, तो यहाँ पे मेरे पास ये रही दो होंगी ना, एक तो फिलोएम होगी फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए और साइड में जाइलम भी होगी। भाई जाइलम में क्या होगा, पानी, क्योंकि हमने देखा कि पानी जा रहा है वहां से। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहती है एक तरह से, मतलब यहाँ से अगर कुछ यहाँ जाना है तो वो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी में रहेगा। अब देखो ये हमारे पास हो गई, ये ऊपर तक जाएगा ना, ऐसे नीचे से आएगा ऊपर तक जाएगा, तो मैंने बीच का पार्ट उठा लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे होगी मान लो कहीं पे लीव्स, ये रही मेरी लीव्स। ठीक है, तो लीव के पास होगा फूड, और मान लो उसे फूड, यार थोड़ा सा कंफ्यूजन सा नहीं हो रहा, ये हमारा स्टेम है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया, ये स्टेम है हमारा। तो देखो लीफ से ये जो है फूड वो अंदर जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे यार जाहिर सी बात है यहाँ पे फूड है ही नहीं, तो इससे फूड अंदर तो जाएगा ही। अब देखो मान लो उसको फूड को यहाँ लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है कहीं के नीचे। अब देखो यहाँ पे अगर फूड बहुत सारा है, फूड, तो जाहिर सी बात है यार यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फूड बहुत ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब पानी का कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया तो अब पानी भी आ गया, अब कंसंट्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है फूड और पानी का, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अब देखो वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, तो लो यहाँ पे भी आ गया, वो पूरे में फैल जाएगा, फैल गया फूड। चलो इधर इससे बेसिकली क्वेश्चन आते नहीं है इतने, फिर भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन में क्या होता है। जो फूड होता है वो पहले यहाँ पे आता है फिलोएम में छोटा सा, ठीक है, फिर वहां पे पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो पानी जो है जाइलम से फिर फिलोएम में आ जाता है कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है फूड और पानी की, नीचे कम रहती है, तो ये फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन। तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो अब होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट। तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ओके, तो बच्चों चलते हैं फिर अपने लास्ट टॉपिक पे, एक्सक्रीशन। देखो पहले हमारा था न्यूट्रिशन, ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था 4 पढ़ने हैं हमें, न्यूट्रिशन हमने कर दिया।
फिर था हमारा रेस्पिरेशन, वो भी हमने कर दिया। फिर था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अभी अभी खत्म किया। अब है एक्सक्रीशन, जो हम अब कर लेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन सबसे छोटा टॉपिक है, बस थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा लेक्चर 10-15 मिनट का, बस उसके बाद खत्म। अब देखो वो वाले थे ना कि पहला इंजेशन, खाना खाना, दूसरा क्या था, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्ट भी हमने कर दिया था खाने को। तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब भी करवा दिया था। चौथा एसिमिलेशन, वो हमने रेस्पिरेशन में देखा। पांचवा इजेशन, या वो हम अब देखेंगे। एक्सक्रीशन का मेनली मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, ये होता है मतलब। देखो अगर आई ना डेफिनेशन कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो आप सीधे लिख के आ जाना, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। कहाँ मार्क्स काट लेगा टीचर, खत्म। बस एक लाइन की स्टेटमेंट है, 1 नंबर आपके। हाँ, तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, ओके। जैसे हम देखते हैं कोई भी सेल है हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। तो सेल क्या करते हैं, सेल वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करेंगे यार, सेल काम करेंगे तो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेंगे। जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें होती है बहुत सारी नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, ऐसे वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉस्फोरिक वेस्ट, ठीक है। और ये मिलके इस जैसा सारे वेस्ट होते हैं और भी होते हैं, इनको मिलके बनता है यूरिया। मतलब यूरिया भी बहुत क्वांटिटी में वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यूरिया मेनली जो रिलीज करते हैं वो यूरिया करते हैं, और यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो जो सेल यूरिया रिलीज करता है, अब देखो एक सेल अगर यूरिया रिलीज करेगा तो कितने सारे सेल्स हैं, कितने सारी यूरिया हो जाएगी, तो उस यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो भाई सेल ये यूरिया कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, ब्लड में, भाई खून में ही तो प्रोड्यूस करेंगे यूरिया। अब खून से हमें यूरिया को बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो ये है हमारी रीनल आर्टरी है, तो यहाँ से खून आया ऐसे, ठीक है, खून आया। अब खून गया, ये किडनी है 2, ठीक है। देखो ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है, ये नीचे का पार्ट है, ठीक है, इंसान के नीचे का पार्ट। ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। देखो मैंने इसको लेफ्ट क्यों कहा, क्योंकि देखो हम तो ऐसे खड़े होंगे ना, तो मान लेते ये लेफ्ट हुआ, जैसे हमने उसमें देखा था हार्ट में। तो ये लेफ्ट किडनी राइट किडनी, दोनों किडनी ने फिल्टर किया ब्लड को। किडनी का क्या काम है, किडनी ब्लड लेती है, पूरा ब्लड ले लेगी, ठीक है, और ब्लड में से यूरिया और कुछ फालतू के जो वेस्ट होते हैं, हार्मफुल वेस्ट, उन्हें निकाल देगी, ठीक है, वेस्ट को निकाल देगी। इतना आ नहीं रहा क्या, आ नहीं रहा। ब्लड में से वेस्ट को निकाल देगी, ठीक है। अगर जब वो ब्लड में से वेस्ट को निकाल देगी तो क्या मिल जाएगा, प्योर ब्लड, मतलब कि जिसमें वेस्ट ना हो, और फिर उसे अपना शरीर दोबारा यूज कर सकता है। तो देखो ब्लड यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जाएगा, तो फिर वो किडनी में जाएगा, ठीक है। किडनी क्या करेगी, किडनी करेगी उसे फिल्टर, ब्लड को किडनी करेगी फिल्टर, फिर किडनी करेगी फिल्टर। उसके बाद किडनी यहाँ पे तो भेज देगी जो ब्लड से वेस्ट निकला है इस यूरेटर्स के थ्रू, और यहाँ पे भेज देगी इसको, यहाँ से इसमें ऐसे ऊपर को, ये है हमारी, यहाँ पे भेज देगी प्योर ब्लड। देखो क्या हुआ, ब्लड यहाँ से आया, ठीक है, रीनल आर्टरी मतलब कि जो हार्ट से ब्लड को हार्ट से लेके आए, ठीक है। तो ब्लड को हार्ट से लेके आई आर्टरी, तो इसको नाम रखा हमने रीनल आर्टरी, ठीक है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लिए यूज हुआ, वैसे रीनल आर्टरी हमने इसके लिए यूज किया, किडनी के लिए, ठीक है। तो रीनल आर्टरी लेके आई ब्लड को, उसके बाद क्या हुआ, उसने रीनल आर्टरी ने ब्लड दिया किडनी को, किडनी ने ब्लड में से, वो ब्लड बेकार वाला ब्लड था, उसमें से हार्मफुल वेस्ट निकाले और प्योर ब्लड जो था वो वापस भेज दिया रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू इसने वापस भेज दिया। और जो वेस्ट निकला उसमें से, वो इसने यूरेटर्स के थ्रू, 2 किडनी है ना, 2 यूरेटर्स के थ्रू इसमें भेज दिया, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में परमानेंट स्टोरेज तो नहीं, टेम्पररी स्टोर करते हैं हम अपने वेस्ट को, यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये पूरा भर जाता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे रीनल आर्टरी से गंदा खून आता है, वो किडनियों को भेजती है, किडनी उसमें से वेस्ट निकालती है। वेस्ट कौन से होते हैं, मेनली यूरिया होता है उसमें, और कई तरह के वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस, फॉस्फोरिक वेस्ट, ठीक है। वो वेस्ट को निकाल के यूरेटर्स के थ्रू यहाँ भेजती है, और
जो बाकी प्योर ब्लड है उसे रीनल वेन के थ्रू वापस ऊपर भेज देती है यूटिलाइज होने के लिए, दोबारा यूज करने के लिए। फिर जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, सब कुछ बाहर। अब हम देखते हैं कि भाई किडनी के अंदर ऐसा हुआ क्या जो उसने ब्लड में से ये सब चीजें निकाल दी। ऐसा हुआ क्या किडनी के अंदर? ठीक है, तो किडनी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और वो ये काम करते हैं। बहुत सारे, तो मैं बहुत कम बना रहा हूँ, बहुत सारे। एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन सेल्स होते हैं, यानी कि 12 लाख सेल्स। एक किडनी में 12 लाख सेल्स होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा। एक किडनी में 12 लाख सेल्स होते हैं। और ये कौन से सेल्स होते हैं? ठीक है, ये होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में। ये छोटे छोटे सेल होते हैं ना, ये होते हैं नेफ्रॉन, जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं? नेफ्रॉन जो है छोटा सा, वो गंदे खून को लेगा और उसमें से जो वेस्ट थिंग है, हार्मफुल जो वेस्ट है, उसको निकाल के बाहर फेंक देगा और प्योर ब्लड हमें दे देगा। ठीक है, और एक नहीं, ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, इसलिए पूरी किडनी मिला के ब्लड को फिल्टर कर देती है। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन कैसे काम करता है। ठीक है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, मतलब क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा प्लांट का देख लेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो देखें फिर नेफ्रॉन को, चलो फिर देखते हैं। तो बच्चों एक्सक्रीशन में ही अब हम देखते हैं जो किडनी के अंदर बहुत सारी, जैसे किडनी है मेरे पास एक, ठीक है, ये एक किडनी है, तो इसके अंदर 12 लाख, एक किडनी में 12 लाख, ऐसे एनसीईआरटी का डेटा है, इतने नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है। अब देखते हैं कि ये ऐसा क्या करते हैं जो ब्लड में से यूरिया या फिर फालतू के वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। देखो, ये है जहां से ब्लड आएगा, ब्लड वेसल है ये। ठीक है, यहां से ब्लड आया और एकदम प्रेशर के साथ, ऐसे एकदम प्रेशर के साथ जूम ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जाके और ऐसे जूम। तो अब देखो, इतने प्रेशर के साथ आया तो ये कुछ अपने जो फालतू की चीजें हैं यहाँ पे थ्रो कर देगा। ठीक है, देखो समझे क्या हुआ? अभी यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, और एकदम प्रेशर के साथ एक ऐसे चला गया, ये जूम। तो जब यहाँ पे प्रेशर के साथ ऐसे जाएगा तो कुछ चीजें थ्रो कर देगा, आपको फील हो रहा होगा कैसे। ठीक है, ऐसे थ्रो कर देगा कुछ चीजें अपनी फालतू की, वो हम देखते हैं। देखो, ये 3 स्टेप में होता है बेसिकली जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है। पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो हो गया कैसे? यहां पे इसने जब थ्रो किया तो ये फिल्टर हुआ, इसको हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आई इतनी बात? भाई यहाँ पे ऐसा है और एकदम पावर के साथ और ऐसे चला गया, मतलब बहुत प्रेशर के साथ आएगा। देखो यहाँ पे ये मोटा है, ये पतला है, इसका मतलब प्रेशर के साथ आएगा, प्रेशर डिफरेंस हुआ तो बहुत तेजी से जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे कुछ अपने हार्मफुल मटेरियल्स थ्रो कर देगा। अब ये मटेरियल्स कहाँ जाएंगे? ठीक है, अब यार इसमें कई चीजें, जैसे इसको पीसीटी बोलते हैं, उसको डीसीटी बोलते हैं। ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। आप एनटीएससी स्टेज 1 के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी इतना वो पूछता नहीं है पीसीटी डीसीटी के बारे में। ठीक है, वो एनटीएससी स्टेज 1 का लेवल भी यार बोर्ड से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, बस, ज्यादा ऊपर नहीं होता। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल आया। ठीक है, अभी जो ये वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे हमारे पास, जो यहाँ से इसने थ्रो किया है, उसमें वो पूरा वेस्ट नहीं है, उसमें भी कुछ काम की चीजें हैं, जैसे वाटर। ठीक है, वाटर और मिनरल्स कुछ काम की चीजें हैं। अब वो एब्जॉर्ब करेगा फिर से। भाई इसने वेस्ट फेंक दिया, ठीक है, उस वेस्ट में कुछ काम की चीजें भी फेंक दी इसने साथ में। ठीक है, उन काम की चीजों को वापस ले लें, ये हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जैसे ये ऐसे जाएगा यहां से और ऐसे जाके और ये मिल जाएगा इसमें। इसको क्या कहते हैं, जो ये नीचे को जा रहा है ना, ऐसे नीचे को, इसको कहते हैं हम हेनलीज लूप। हेनलीज लूप का क्या काम होता है? हेनलीज लूप में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, जो पानी होता है ना जितना भी, वो एब्जॉर्ब होता है। अब देखो जो चीजें यहाँ से, जो चीज काम की है, ठीक है, मिनरल्स और वाटर, वो सब तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये कुछ सॉल्ट जो काम के हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और बाकी यूरिया बूरिया सब बाहर फेंक देंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ से मैंने बताया आपको, इसने हार्मफुल वेस्ट फेंके, ठीक है, वो हार्मफुल वेस्ट यहाँ से जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना, ये क्या है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। जो भी हमने जैसे पानी यहाँ से जो वेस्ट था उसमें से पानी काम का था, तो उस पानी को वापस ले लिया, तो वो इन ब्लड वेसल्स में आके और वहां के थ्रू वापस चला जाएगा। ठीक है, कुछ काम के सॉल्ट्स होंगे, कुछ प्रोटीन कुछ काम का हुआ तो वो यहाँ से आएगा और इस ब्लड वेसल में जाके ये ऐसे करके वापस चला जाएगा अपनी बॉडी में। ठीक है, और जो फालतू के मटेरियल बचे, ठीक है, यूरिया वूरिया, वो यहाँ से होते हुए बाहर, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट,
कलेक्टिंग मतलब जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर रही हो। देखो अब ये एक है, यहाँ पे ये बहुत सारे होंगे। देखो यहाँ से एक नेफ्रॉन जुड़ा होगा, आगे यहाँ से एक जुड़ा होगा, यहाँ से एक जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है। तो और डक्ट मतलब ट्यूब, देखो ये बड़ी सी ट्यूब है ना, जो कलेक्टिंग डक्ट, ऐसी ट्यूब जो कि वेस्ट को कलेक्ट कर रही हो, तो कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे ये भी अपना वेस्ट छोड़ेगा, इसने भी अपना वेस्ट छोड़ा, इसने भी छोड़ा, इसने भी छोड़ा, ऐसे करते करते ये पूरा वेस्ट नीचे जाएगा और जो हमारा कुछ यूजफुल मटेरियल्स थे जो हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब किए वो वापस चले जाएंगे हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने पानी कह रहा हूँ, खून में से जो फालतू की चीज़ें थी वो यहाँ पे फेंक दी, इसको हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एकदम मतलब इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर दिया कि कुछ काम की चीज़ें भी फेंक दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड नंबर पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि अब जैसे यहाँ पे इन्होंने फेंक दिया सब कुछ, अब यहाँ से जा रहा है तो उसमें कुछ काम की चीजें भी हैं वेस्ट में, उसको सेलेक्ट करके कि कौन कौन सी चीज काम की हैं वापस से एब्जॉर्ब करके इसके थ्रू वापस सेंड कर देना, ये है हमारा सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप है सिक्रीशन, किसका, वेस्ट का, वेस्ट का। तीसरे स्टेप में फिर ये वहां से जाके और कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बता दी। अब देखो इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है वो ट्रीज वाला कि एक्सक्रीशन इन ट्रीज प्लांट्स, मतलब तो उसमें यार हमें पता है प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। एक तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक्सक्रीट मतलब कि चीज़ों को अपने बॉडी से बाहर फेंकना। प्लांट्स क्या बाहर फेंकते हैं, ऑक्सीजन फेंकते हैं, ठीक है, बाहर। और क्या फेंकते हैं, और वो सॉइल्स के थ्रू कुछ फेंक सकते हैं, ठीक है, सॉइल्स के थ्रू फेंकते हैं। हम देखते हैं जो रेजिन्स एंड गम होते हैं, जैसे भाई ये पेड़ है तो पेड़ पे देखते हैं हम बाहर कुछ गम टाइप का लग जाता है, गोंद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो गोंद जो बाहर निकलता है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट ही तो होता है जिसे हम यूज कर लेते हैं। तो इसलिए प्लांट्स यहाँ से भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं, ठीक है। और लीफ से वो पानी फेंक देते हैं, हमने देखा था ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो यही उसमें मेनली बातें थी, एक तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी फेंकता है, एक रेजिन एंड गम्स के थ्रू अपना वो रिलीज करता है, एक सॉइल्स में कुछ आयंस या फिर कुछ अपनी फालतू की चीजें फेंक देगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं प्लांट्स भी अपना एक्सक्रीशन। प्लांट्स का एक्सक्रीशन इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो बस हो गया चैप्टर खत्म, अब ऐश करेंगे फुल, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया, आपको पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, फैमिली धीरे धीरे ग्रो भी हो रही है, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे बटन आ रहा होगा, ठीक है। तो बस इतनी बात करनी थी, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।